So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes, I am there with you with the second unit of your PPL. ठीक है, तो ये यूनिट हम लोग देख लेंगे आज. आई नो कल पेपर है बट ठीक है, आप बहुत अच्छे से ये यूनिट कवर कर सकते हो. PPL बहुत ज़्यादा सिंपल है, बेसिक है दोनों भी यूनिट्स. तो बस आपको कंटेंट पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि हाँ क्या लिखना है क्या करना है, तो सब चीज़ें आपकी सब क्लियर हो जाएंगी. कोई लर्निंग वाली चीज़ें नहीं है. जैसे यूनिट 1 के अंदर मैंने आपको चीज़ें अच्छे से सिखा दी हैं, लाइक 1 आवर और 36 मिनट्स की कुछ वीडियो है, तो उसमें आपका यूनिट 1 अच्छे से कवर हो गया है. वैसे यूनिट 2 हम जल्दी से कवर करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, तो यूनिट 2 आपका है स्ट्रक्चरिंग द डेटा, कंप्यूटेशंस एंड प्रोग्राम्स. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये यूनिट को हम कवर कर लेंगे. एंड चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक. सो सबसे पहला है आपका एलिमेंट्री डेटा टाइप्स. ठीक है, एलिमेंट्री डेटा टाइप्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये बेसिक डेटा टाइप होता है. एंड एकदम सिंपल बता दूं तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो वो वाला टाइप है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. वैसे एलिमेंट्री डेटा टाइप्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, हमें पढ़ना है कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप्स, हमें पढ़ना है यूजर डिफाइंड ऑर्डिनल टाइप्स. क्लियर. तो चलो एलिमेंट्री डेटा टाइप्स जैसे मैंने आपको बोला, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताई थी चीज, दैट इज द सिंगल डेटा वैल्यू. ठीक है, ये सिंगल डेटा वैल्यू है जो कि स्टोर होती है एलिमेंट्री डेटा टाइप के अंदर. क्लियर, बहुत ज्यादा सिंपल से चीजों को याद रखो. एलिमेंट्री डेटा टाइप आता है तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि एक बेसिक डेटा टाइप है दैट स्टोर सिंगल वैल्यू. क्लियर. अब इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे मैंने देखा बताया आपको लास्ट स्लाइड में, कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप और यूजर डिफाइंड ऑर्डिनल, वो एक एक करके देखेंगे. लेकिन अभी जो है बेसिक एलिमेंट्री डेटा टाइप क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है. ठीक है, अब ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्री डेटा ऑब्जेक्ट्स, लाइक जैसे कि अगर हम इंटीजर्स करना चाहें या कैरेक्टर्स करना चाहें तो वो एक पूरा का पूरा डेटा टाइप फॉर्म करते हैं. ठीक है, एलिमेंट्री डेटा ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे क्लियरली समझो चीजों को, लाइक इट इज अ डेटा ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अगर एक सिंगल वैल्यू वो स्टोर कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ डेटा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर उसके अंदर हम क्या करें, हम बहुत सारे लाइक एग्जांपल में यहाँ पे एलिमेंट्री डेटा टाइप सच एज, अगर हमने इंटीजर के डेटा ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर लिया तो वो एलिमेंट्री डेटा टाइप बनता है ऑफ इंटीजर. अगर हमने रियल नंबर्स के डेटा ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप कर दिया तो वो एलिमेंट्री डेटा टाइप बन जाता है रियल का. क्लियर, तो ऐसे होता है, लाइक ग्रुप करते हैं हम सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्री डेटा ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि इंटीजर्स हो गए या कैरेक्टर्स हो गए, एंड वो फिर क्या बनाते हैं, डेटा टाइप बनाते हैं. क्लियर, तो वैसे ही उनके सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. आपका इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, पॉइंटर, ये सब क्या है, आपके एलिमेंट्री डेटा टाइप्स हैं. ठीक है, अब डेटा टाइप क्या होता है, यहाँ पे देखो डेटा टाइप क्या होता है. डेटा टाइप डिफाइंस अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड ऑपरेशंस ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स. यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्लियर, अब एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट्स हमने, डेटा ऑब्जेक्ट्स हमने समझ लिए, वो क्योंकि एक ही सिंगल डेटा वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं स्टोर करने के लिए, तो हमें पता है कि हमें हमेशा सिंगल वैल्यू थोड़ी स्टोर करनी होगी, हमें तो ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर करना होता है. तो इसीलिए हमने आज तक क्या पढ़ा है, डेटा टाइप से ही शुरुआत की है, हमने कभी डेटा ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ा. लेकिन हाँ, अब जो है हमें समझना है कि डेटा ऑब्जेक्ट जो है सबसे छोटी सी चीज है जो जिसमें एक सिंगल डेटा वैल्यू जो है हमारी स्टोर होती है, एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री डेटा ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं. क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात. तो देखो ऐसे ही करना है, एंड एग्जांपल आपको पता है इंटीजर हो सकते हैं जो कि ऐड कर सकते हैं, हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपके सारे डेटा टाइप्स होते हैं. अब डिस्क्रिप्टर क्या होता है, तो डिस्क्रिप्टर इज द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वेरिएबल. ठीक है, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, एट्रीब्यूट्स मतलब कि लाइक टाइप हो गया, साइज हो गया, मेमोरी लोकेशन हो गई, तो ये वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स हो गए. तो वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स कौन स्टोर करता है, आपका डिस्क्रिप्टर स्टोर करता है. ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्टर स्टोर कर रहा है. नाउ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन इंस्टेंस ऑफ एन यूजर डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट टाइप, यानी कि किसकी बात हो रही है, ये आपके ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है. इट इज एन इंस्टेंस फॉर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा टाइप, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक अलग अलग डेटा टाइप्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंस ऑफ योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्लियर. नाउ डिजाइन इशू क्या क्या आ सकते हैं हमें. ठीक है, डिजाइन इश्यूज पे बहुत फोकस करना है, हर चीज में हमें डिजाइन इश्यूज देखने हैं. तो व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटा टाइप हमें किस चीज के बारे में सोचना चाहिए,
ठीक है, ये डिजाइन इश्यूज है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक डिजाइन इशू ये हो गया लाइक व्हाट ऑपरेशंस आर अलाउड ऑन दीज टाइप्स, है ना, कौन से डेटा टाइप पे कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं, दैट इज द थिंग। सेकेंडली हाउ टू स्पेसिफाई एंड डिफाइन दीज ऑब्जेक्ट्स या ऑपरेशंस, है ना, तो हम उन ऑपरेशंस को अगर कर पा रहे हैं तो कैसे स्पेसिफाई करेंगे, हम उनको कैसे डिफाइन करेंगे, दोज ऑल आर योर डिजाइन इश्यूज। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस आर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एलिमेंट्री डेटा टाइप। अब एक एक करके देखते हैं, दैट इज योर नाउ प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड अ सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी कि देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव का मतलब बेसिक होता है, ओके। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमें पता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि हमारे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये लाइक प्री डिफाइंड होते हैं, लैंग्वेज के अंदर ही प्री डिफाइंड होते हैं। हमें कहीं हमने इंटीजर को डिफाइन किया है क्या, इंटीजर का मतलब क्या, या फ्लोट का मतलब क्या, कैरेक्टर का मतलब क्या, नहीं। तो ये लैंग्वेज खुद ही डिफाइन करके हमें देती है, सो वी डोंट हैव टू क्रिएट देम आवरसेल्व्स, क्लियर। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए, दोज आर नॉट primitive data types, those are not defined in terms of the other data types, है ना। तो like ये simplest data types होते हैं and are not made up of other types, that's why हम जैसे integer का example लेते हैं तो it's just a number, है ना, it doesn't combine anything else, so that is the thing. Then you have some primitive data types which are merely reflections of the hardware. तो कुछ data types ऐसे होते हैं जो कि हम मतलब वो डिजाइन किए गए हैं विद द कंप्यूटर्स हार्डवेयर ओनली। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीजर्स हैं तो दे कैन डायरेक्टली मैप टू द वे ना, लाइक कंप्यूटर स्टोर रियल नंबर होल नंबर्स, वी नो दैट थिंग। तो कंप्यूटर को समझ में आते हैं वो नंबर्स, दैट्स वाई। तो वो इंटीजर्स कहीं ना कहीं हमारे हार्डवेयर के अंदर भी डिफाइंड है, ठीक है। लैंग्वेज में तो डिफाइंड है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में भी डिफाइंड है। सो सम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑल्सो डिफाइंड इन द हार्डवेयर। Then other require only a little non-hardware support for their implementation. Like sometimes आपके पास floating point numbers हो गए जैसे decimal, so they need some extra software support, like but they are still considered primitive, है ना। कहीं पर हमें floating number दिखता है क्या, हमें हमारे कीबोर्ड के ऊपर नहीं दिखता है, इसका मतलब वो हार्डवेयर में implemented नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल हम उसको क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देन वी हैव दिस कंप्लीट टेबल ऑफ योर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये आपने देखी होगी बहुत बार, ठीक है। एक होते हैं न्यूमेरिक टाइप्स, देन आपके पास बुलियन टाइप्स होते हैं, देन कैरेक्टर टाइप्स होते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप्स में देख लो, न्यूमेरिक टाइप्स में हमें पता है क्या क्या हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स, डेसिमल, ये सारे आपके हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये न्यूमेरिक टाइप्स हैं ये कैसे हैं, एंड आपको पता ही है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बुलियन में ट्रू फॉल्स होते हैं एंड एवरीथिंग, आपको सब चीजें पता ही है ना। फिर भी आप जो है ना ये टेबल को ऐसे फ्लो चार्ट जो है ना इसको ऐसे ही बनाना, ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। डेटा टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो वैसे ही प्रिमिटिव, अब एक एक को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना ये पूरा का पूरा, ये इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स और डेसिमल। वैसे इंटीजर को क्या बोलते हैं हम, ऑलमोस्ट ऑलवेज एन एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द हार्डवेयर सो द मैपिंग इज ट्रिवियल। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इंटीजर के बारे में पढ़ रहे हैं तो होल नंबर्स होते हैं, इनके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं, एंड हमें पता है हार्डवेयर में भी ये इम्प्लीमेंटेड है। सो देयर मे बी एज मेनी एज 8 डिफरेंट इंटीजर टाइप्स इन अ लैंग्वेज, ठीक है। तो हर लैंग्वेज के अंदर 8 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम कह सकते हैं दे कैन हैव अप टू 8 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। अगर जावा की बात कर लें, क्योंकि पीपीएल में हमें जावा पढ़ना है, तो जावा की बात करें तो इंटीजर टाइप्स में बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो है ना लाइक हम इंटीजर को ही कितने सब डिवाइड कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपकी याद रखने वाली हैं। तो ये इंटीजर की बात हो गई। फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें, सो मॉडल रियल नंबर्स बट ओनली एज अप्रोक्सीमेशंस, है ना। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं ये क्यों यूज किए जाते हैं, टू रिप्रेजेंट अ रियल नंबर, लेकिन नंबर विथ डेसिमल्स, है ना। सो कुछ अप्रोक्सीमेशन होती है रियल नंबर्स की, बिकॉज दे हैव लिमिटेड प्रिसीजन, तो हम क्या करते हैं इनको यूज करते हैं, एंड मोस्टली साइंटिफिक यूज के अंदर जो है ना हम ज्यादा यूज कर रहे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स को। लाइक आपका फ्लोट हो गया, आपका डबल हो गया, समटाइम्स मोर। सो यूजुअली एग्जैक्टली लाइक द हार्डवेयर बट नॉट ऑलवेज। सो यहाँ पे IEEE फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड 754, ये IEEE 754 क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है जो डिफाइन करता है कि हाउ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स, ठीक है। सो ये है वो, एंड दे स्टोर नंबर्स यूजिंग बिट्स फॉर द साइन एक्सपोनेंट, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, साइन एक्सपोनेंट फ्रैक्शंस। तो इस फॉर्मेट में हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है ना नंबर, वो इससे स्टोर होता है, क्लियर।
देन वी हैव कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पास दो पार्ट्स होते हैं, आप सबको पता है। इट इज रियल पार्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रियल पार्ट, एंड देन योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो some languages support a complex type, example C99, Fortran and Python। ये Fortran, ये सारे जो है ना, अब इनको आप थोड़े से इस पर्टिकुलर यूनिट तक फेमिलियर हो जाओ, क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये सम लैंग्वेजेस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके फॉर्ट्रन, पाइथन, C99, ये सपोर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और पाइथन के अंदर जो है ना, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे लिखते हैं, लाइक देखो 7+3J, तो यहाँ पे 7 क्या है आपका रियल पार्ट है, और 3 क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है। एग्जैक्टली आपको सबको ये पता ही है, ठीक है। देन वी हैव डेसिमल टाइप ऑफ डेटा। सो दिस फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, यानी कि मनी रिलेटेड काम के लिए हम ये यूज करते हैं डेसिमल वाला। तो बेसिकली बिजनेस कैलकुलेशंस हो गए, हमें एक्यूरेसी वगैरह जाननी होती है, तो बेसिकली इट इज एसेंशियल टू कोबोल। एसेंशियल टू कोबोल मीन्स आपके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये यूज होती हैं, लाइक कोबोल हो गई, आपकी C# लैंग्वेज हो गई, तो ये डेसिमल डेटा टाइप भी ऑफर करते हैं, ठीक है। सो स्टोर्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन कोडेड फॉर्म, दैट इज योर BCD, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। तो इस फॉर्मेट में ये स्टोर करते हैं नंबर्स को। एडवांटेज यही है कि ये एक्यूरेसी जो है हमें दिखाने में बेस्ट होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड रेंज है एंड वेस्टेज ऑफ मनी मेमोरी हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो ये डेसिमल तक हो गए। नाउ वी हैव बुलियन। बुलियन का तो बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें पता है, एक होता है ट्रू, है ना, एक होता है फॉल्स, क्लियर। तो रेंज ऑफ वैल्यूज दो ही होती हैं, कुड बी इम्प्लीमेंटेड एज बिट्स, हम 1-0 के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, बट ऑफन एज बाइट्स। तो एडवांटेज यही है कि रीडेबिलिटी क्लियर है। देन वी हैव कैरेक्टर। कैरेक्टर को कैसे लिखते हो, ये हम स्टोर करते हैं एज अ न्यूमेरिक कोडिंग, क्लियर। तो एकदम सिंपल, आपने जैसे न्यूमेरिक कोडिंग में है, तो कैरेक्टर्स जैसे है ना, ये कैरेक्टर्स आपके नंबर्स के फॉर्मेट में ही स्टोर होते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। जैसे कि ए हो गया, तो ए की एस का वैल्यू होती है, ए की कैपिटल ए की एस का वैल्यू 65 हो गई, स्मॉल ए की एस का वैल्यू 97 हो गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो है आपके जो ये कैरेक्टर्स हैं, ये भी स्टोर जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये नंबर के फॉर्मेट में ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्टोर्ड एज न्यूमेरिक कोडिंग्स, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ASCII, क्लियर। एन अल्टरनेटिव 16-बिट कोडिंग होता है, जो कि हमारा यूनिकोड होता है। यूनिकोड को हम UCS2 ऐसे डिनोट करते हैं। इट इंक्लूड्स कैरेक्टर्स फॉर मोस्ट ऑफ द नेचुरल लैंग्वेजेस एंड ओरिजिनली यूज्ड इन जावा ऑल्सो। देन वी हैव C# एंड द JavaScript also included supported Unicode, ठीक है। सो दिस ऑल्सो सपोर्ट दिस यूनिकोड। देन वी हैव 32-बिट यूनिकोड ऑल्सो, जिसको हम UCS4 बोलते हैं, एंड इट इज सपोर्टेड बाय Fortran स्टार्टिंग एट 2003। सो कुछ नहीं है, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है कि ये कब स्टार्ट हुआ कब नहीं, बस कैरेक्टर है तो ये इतना चीज आपको याद होनी चाहिए कि इट इज स्टोर्ड एज द न्यूमेरिक कोडिंग। ASCII का एग्जांपल दे सकते हो, चाहो तो 16-बिट एंड 32-बिट का एग्जांपल दे सकते हो, बिकॉज इट इज एन ऑल्टरनेटिव, क्लियर। तो ये थे आपके पूरे के पूरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आप होप आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, एंड आपको बस ये फॉर जो आपका ये है ना फ्लो चार्ट, ये आपको दिखा देना है एंड ड्रॉ करके, एंड उसके बाद आपको एक एक को इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, डेसिमल, बूलियन, कैरेक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो प्रिमिटिव वाला क्वेश्चन तो इजी हो गया, क्लियर। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टाइप स्ट्रक्चर ऑफ C++। अब C++ से तो हम बहुत फेमिलियर हैं। तो C++ का आपको पता है कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोट होते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में अरेज, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो C++ के अंदर हम कैसे डिफाइन करते हैं, फंडामेंटल्स डेटा टाइप हो जाते हैं और डिराइव डेटा टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटीजर का आपको पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इंक्लूड कर रहे हैं। सो इंटीजर हो गए आपके कैरेक्टर, शॉर्ट्स एंड योर लॉन्ग, ठीक है। देन फ्लोट है, फ्लोटिंग वाले आपके फ्लोट एंड डबल हो जाते हैं, ठीक है। फ्लोट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो डिराइव डेटा टाइप्स है उसमें एरे पता है आपको, एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। क्लास क्या है, क्लास आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जो कि ग्रुप कर देता है डेटास और फंक्शंस को, है ना। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आपका लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं सिमिलर एक टू क्लास ही होता है, बट विथ पब्लिक एक्सेस बाय डिफॉल्ट, क्लियर। देन यूनियन आपका होता है, यूनियन के अंदर स्पेशल डेटा टाइप है वेयर ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, फिर भी ये जो फ्लो चार्ट है ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या याद रख लो, ठीक है। देन आपके पास ये जावा के अंदर होते हैं। जावा के अंदर क्या होता है ना,
देखो टाइप स्ट्रक्चर ऑफ जावा, जावा डेटा स्ट्रक्चर है बिल्ट इन एंड कंपोजिट, ठीक है। तो जो बिल्ट इन है ना वो आपके वो ही रह जाते हैं, इंटीग्रल के अंदर आते हैं बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ठीक है। फ्लोटिंग के अंदर आप फ्लोट देख सकते हो इसके अंदर, देन कंपोजिट के अंदर क्लास, एरे, इंटरफेस, ठीक है। तो क्लास, एरे और इंटरफेस, क्लास वही है जो डेटा और मेथड्स को कंबाइन कर रहा है, एरे वही है लाइक इट इज स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। इंटरफेस क्या चीज है, इंटरफेस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई मेथड्स दैट अ क्लास मस्ट इंप्लीमेंट, ठीक है। यानी कि जो क्लास को इंप्लीमेंट करने हैं वो सारे मेथड्स जो है वो कहाँ पे स्पेसिफाई होते हैं, एक लाइक एक प्लेस पे हम उनको रख रहे हैं, दैट इज द इंटरफेस, ठीक है। तो कंपोजिट डेटा टाइप्स के अंदर आपके पास क्लास, एरे और इंटरफेस आ जाता है जावा के अंदर। क्लियर, याद रखो, देखो सी प्लस प्लस में फंडामेंटल डेटा टाइप्स और डिराइव डेटा टाइप्स थे, जावा के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप्स और कंपोजिट डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट तो सेम है एज यूजुअल, कंपोजिट के अंदर थोड़ी चेंजेस आई हैं लाइक क्लास, एरे और इंटरफेस, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग ऑफ योर जावा डेटा स्ट्रक्चर। चलो अब कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप देखते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप के अंदर आपके पास वैल्यूज आर सीक्वेंसेस ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड देन डिजाइन इश्यूज, जो मैंने आपको बोला कि डिजाइन इश्यूज आपको चेक करने हैं। सो इज इट अ प्रिमिटिव टाइप और जस्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ एरे, ये हम बोल सकते हैं। या शुड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स बी स्टैटिक और डायनेमिक, देखो ये आप कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। डिजाइन इश्यूज बताने हमें कि लाइक अगर हम कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एरे को डिफाइन कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो डिजाइन इश्यूज बस आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आप मेंशन कर सकते हो, चाहो तो यही वाले क्वेश्चंस रीड कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको चीजें, लेकिन हाँ ये वाला थोड़ा सा छोड़ दो। यू हैव कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप ऑपरेशंस। कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप ऑपरेशंस के अंदर हम क्या बताते हैं, देखो टिपिकल ऑपरेशंस है जो कि यू हैव फाइंडिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो फाइंडिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइक आपको पता है ये टिपिकल ऑपरेशंस हैं जो कि सिर्फ स्ट्रिंग्स पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैलकुलेट करना पड़ जाएंगे। कंपैरिजन के अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के अंदर हम चेक करते हैं इक्वालिटी, या फिर आप जो है ना जो इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन, वही सारी चीजें हो गई। चलो कैटिनेशन, आपको पता है कैटिनेशन मतलब कि कंबाइन करते हैं हम टू और मोर स्ट्रिंग्स को। सब स्ट्रिंग रेफरेंस के अंदर हम एक्सेस करते हैं कुछ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। सो दैट इज द थिंग जो कि सब स्ट्रिंग रेफरेंस होता है। तो ये कुछ टिपिकल ऑपरेशंस हो गए जो कि हम स्ट्रिंग के ऊपर करते हैं। क्लियर, देन यू हैव कैरेक्टर स्ट्रिंग लेंथ ऑप्शंस, जिसमें आपके पास है स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक लेंथ के अंदर क्या आता है, देखो स्कोबोल जावा स्ट्रिंग क्लास है यहाँ पे, तो लेंथ इज फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम। अगर हम जावा कोबोल में देखें या जावा के अंदर जाके देखें तो जो स्टैटिक लेंथ होती है स्ट्रिंग की वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, कंपाइल टाइम पे। सो दैट इज द थिंग। देन यू हैव लिमिटेड डायनामिक लेंथ, लाइक सी और सी प्लस प्लस के अंदर लेंथ जो है वो आपकी रन टाइम में डिटरमाइन होती है ना, बट हैज अ मैक्सिमम लिमिट। क्लियर, तो जैसे कि आपको अगर पता होगा तो हम ऐसे स्लैश करके ऐसे जो है ना जीरो लिखते हैं। अब ये पता नहीं मेरे माउस को क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे स्लैश करके जीरो लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है। ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग जो है वो एंड पे है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, सी सी प्लस प्लस इन दीज लैंग्वेजेस मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि मतलब अब ये जैसी लैंग्वेज है कोबोल हो गई और जावा स्ट्रिंग क्लास, इनमें क्या होता है ना स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है, कंपाइल टाइम पे ही सेट होती है। लेकिन सी सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है, रन टाइम में डिफाइन होती है ना, लेकिन कुछ मैक्सिमम लेंथ जो है डिफाइन होती है। देन यू हैव डायनामिक, दैट इज नो मैक्सिमम, इसके अंदर मैक्सिमम भी डिफाइन नहीं होती है, यानी कि लेंथ इज एंटायरली डायनामिक एंड यू कैन ग्रो और श्रिंक एज नीडेड। सो दिस इज द लैंग्वेजेस लाइक योर स्नोबॉल 4 हो गई, पर्ल हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई। तो इनके अंदर स्ट्रिंग की कोई लिमिट नहीं है, इसमें लिमिट नहीं है स्टार्टिंग की, लेकिन हाँ मैक्सिमम लिमिट होती है। स्टैटिक के अंदर जो है स्टार्टिंग की भी और लास्ट की भी मैक्सिमम लिमिट जो है वो सारी होती है। क्लियर, कैरेक्टर स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन, तो स्टैटिक लेंथ होती है। देखो कैरेक्टर स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टैटिक लेंथ, सो दी स्ट्रिंग्स हैव अ फिक्स्ड लेंथ, ठीक है, जो कि कंपाइल टाइम पे ही डिटरमाइन हो रही है। सो दैट इज वाई उसको हम बोल रहे हैं कंपाइल टाइम डिस्क्रिप्टर, ठीक है। देन यू हैव लिमिटेड डायनामिक लेंथ। लिमिटेड डायनामिक लेंथ में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स जो है वो चेंज कर सकती हैं लेंथ में, बट अप टू द प्री डिफाइंड लिमिट, जो अभी हमने देखा वही, ठीक है। सो दिस में नीड अ रन टाइम डिस्क्रिप्टर फॉर द लेंथ, clear, but not in C and C++. Then you have dynamic length, need runtime descriptor, allocation और deallocation is the biggest implementation problem. तो ये क्यों है, तो जो strings है वो can grow और
और shrink during the execution, तो memory manage करना is a major challenge यहाँ पे, क्योंकि allocation देना है, deallocation करना है, so ये सारी चीजें are the major challenge. and strings जो है Python और Java के अंदर like आपका string builder हो गई in Java, ये सब इसके examples हैं dynamic length वाले के, ठीक है. देन यू हैव कंपाइल टाइम. अभी हमने देखा कंपाइल टाइम एंड रन टाइम डिस्क्रिप्टर, तो वो अगर समझ में नहीं आए होंगे तो यहाँ पे उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है. ये कंपाइल टाइम डिस्क्रिप्टर फॉर स्टैटिक स्ट्रिंग है. चलो मैं वापस से आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्टर होता है वो मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है इस डिस्क्रिप्टर के अंदर. तो डिस्क्रिप्टर एक डेटा स्ट्रक्चर ही है जो कि क्या स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है अबाउट अ वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स. ठीक है, याद आ गई जो मैंने अभी बोला था आपको. तो एट्रीब्यूट के जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर करता है डिस्क्रिप्टर. अब कंपाइल टाइम डिस्क्रिप्टर की बात करें तो ये किसके लिए यूज होता है, तो ये स्टैटिक स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है. ठीक है, इट स्टोर्स फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि लेंथ हो गई, यहाँ पे जैसे लिखा है लेंथ स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, और स्टैटिक स्ट्रिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. क्लियर. रन टाइम की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर डायनामिक और लिमिटेड डायनामिक स्ट्रिंग्स. ये क्या स्टोर करता है, ये मैक्सिमम लेंथ को स्टोर करता है, करंट लेंथ को स्टोर करता है, एड्रेस को स्टोर करता है. ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, लिमिटेड डायनामिक की. याद करने में सिंपल है, देखो कंपाइल में सिर्फ आपको लेंथ और एड्रेस याद रखना है. यहाँ पे लेंथ को 2 बार कर दो, यानी कि मैक्सिमम लेंथ और करंट लेंथ. ठीक है, और एड्रेस तो एज है ही. क्लियर. तो ये कंपाइल टाइम डिस्क्रिप्टर और रन टाइम डिस्क्रिप्टर की बात कर ली. देन यू हैव यूजर डिफाइंड ऑर्डिनल टाइप्स. यूजर डिफाइंड ऑर्डिनल टाइप्स के अंदर ऑर्डिनल टाइप क्या होता है, ऑर्डिनल टाइप आपका डेटा टाइप है वेयर ईच वैल्यू कैन मैप टू अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो हर वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं टू अ पॉजिटिव इंटीजर. Clear. So these integers have a clear ordering and can be like counted और iterated. बट इतना याद रखो कि सिंपल जावा के अंदर अगर हम देखें तो कुछ प्रिमिटिव ऑर्डिनल टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गए. तो ये क्या है, प्रिमिटिव आपके ऑर्डिनल टाइप्स हैं. एंड इंटीजर आपको पता है होल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, बुलियन आपका ट्रू फॉल्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो सिंपल इतना ही याद रखो, ऑर्डिनल टाइप इज वन इन विच द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कैन बी इजीली एसोसिएटेड विद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. इतना याद रखो. क्लियर. Then you have enumeration types. Enumeration types, all possible values which are named constants are provided in the definition. ठीक है, अगर हम enumeration की बात करें तो enumeration type क्या है, ये data type है जहाँ पे सारी possible जो values होती हैं ना वो explicitly listed होती हैं as named constants. ठीक है, जो constants हैं they are usually related items that belong to a specific category. अगर हम simple बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनमरेशन, यहाँ पे हम इनम ऐसे करते हैं ना, मैंने इसका एग्जांपल आपको सी प्लस प्लस में करवाया भी है, लाइक ओपी में हमने देखा था इसको, है ना. तो डेज अगर देखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, व्हाट आर द थिंग्स आर देयर. तो जो डेज हैं हमारे वो हमने क्या कर लिए, एक इनमरेशन के अंदर डिफाइन कर लिए. इसी का मतलब क्या है कि बेसिकली ये तो नेम्ड कॉन्स्टेंट्स हो गए एंड दे आर प्रोवाइडेड इन द डेफिनेशन. क्लियर. अब इसके अंदर डिजाइन इश्यूज देखो. अब डिजाइन इश्यूज मैंने बोला ना, हर एक में आपको डिजाइन इश्यूज निकालने हैं. तो देखो इनमरेशन में हम क्या डिजाइन इश्यूज निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कांस्टेंट यूजेज एक ये बड़ा डिजाइन इशू है. कैसे क्या, सो देखो, इज एन इनमरेशन कांस्टेंट, है ना, अलाउड टू अपीयर इन मोर देन वन टाइप डेफिनेशन, एंड इफ सो हाउ इज द टाइप ऑफ द ऑकरेंस ऑफ दैट कांस्टेंट चेक्ड. सो जो आपका इनमरेशन है, क्लियर, उसके अंदर कांस्टेंट ही होने चाहिए. तो हमें सबसे पहला डिजाइन इशू यही आ जाता है कि क्या वो जो हम जो एलिमेंट्स डाल रहे हैं अपने इनमरेशन के अंदर वो सारे कांस्टेंट है, एंड दे कैन बी यूज्ड मोर देन वन टाइप. लाइक इन, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक से ज्यादा टाइप के डेफिनेशन में अगर यूज हो रहा है, सो अगर हो रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि उनको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, है ना. यहाँ पे देखो सेकेंड आपका, यहाँ पे आर न्यूमरेशन वैल्यूज कोएस्ड टू इंटीजर. कोएस्ड मतलब क्या, टाइप कोएर्जन मतलब कि जो आपका इनमरेशन वैल्यू है वो क्या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर्स के अंदर. ठीक है, और डू दे रिमेन एज डिस्टिंक्ट टाइप्स. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. देन एनी अदर टाइप ऑफ कोएस्ड, अदर टाइप कोएस्ड टू एन एनुमरेशन टाइप, यानी कि क्या अदर टाइप्स भी इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू एन एनुमरेशन टाइप, है ना. तो ये सारी चीजें हम एक दो याद रख लोगे बहुत है. क्लियर. तो ये हो गया इन्यूमरेशन के टाइप्स का. देन यू हैव सब रेंज टाइप्स. सब रेंज टाइप्स के अंदर एन ऑर्डर्ड कंटीजियस सबसीक्वेंस ऑफ एन ऑर्डिनल टाइप. तो सब रेंज क्या है, सब रेंज टाइप जो है ये सबसेट है आपके एग्जिस्टिंग ऑर्डर्ड टाइप का, डिफाइनिंग अ कंटीजियस सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज. यानी कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज मतलब क्या, देखो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है. तो टाइप डेज,
टाइप कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सब टाइप वीकडेज इज डेज रेंज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, है ना। अब सब टाइप इंडेक्स देखें तो इंटीजर रेंज तो आपकी 1 से 100 तक जा सकती है। अभी ये किसका एग्जाम्पल है, एडा का एग्जाम्पल है, ठीक है, एडा लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। तो सब रेंज जो टाइप है ये सिंपल आप ऐसे ही बता सकते हो कि सबसेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर टाइप। अब ये एक एग्जिस्टिंग ऑर्डर टाइप था, है ना, टाइप डेज, जिसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया था पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमने क्या किया, सब टाइप्स निकाले। तो ये क्या होती हैं, आपकी सब रेंज टाइप्स होते हैं। क्लियर, तो ये ऐसे हम दिखा सकते हैं। एंड आई होप कि समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़े चीजें को समझने की कोशिश करो, ठीक है। एरे टाइप्स के अंदर आपके पास आ जाते हैं एरे टाइप्स। एरे टाइप्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, हमें पता है। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे जो है ना उसके अंदर आपकी की वैल्यू पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। एंड आपके रिकॉर्ड टाइप्स में क्या होता है, आप कंबाइन करते हो डिफरेंट टाइप्स इनटू अ सिंगल यूनिट, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, क्लास हो गए, ये रिकॉर्ड टाइप्स हो जाते हैं। यूनियन टाइप्स हैं, यूनियन टाइप्स मतलब कि ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को इन सेम मेमोरी लोकेशन। देन यू हैव पॉइंटर एंड रेफरेंस टाइप, ये चीजें हमें अभी पढ़नी है, ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको एक रिव्यू बता रही हूँ। तो व्हाट आर योर पॉइंटर्स, हमें पता है पॉइंटर्स आपके मेमोरी एड्रेस होल्ड करते हैं रादर देन वैल्यूज। रेफरेंस टाइप्स हो गए आपकी, ये सारी चीजें क्लियर। तो एक एक करके देखते हैं एरे टाइप्स। एरे टाइप्स के अंदर क्या आएगा, एरे क्या है, एरे इज एन एग्रीगेट होमोजेनियस डेटा एलिमेंट इन विच एन इंडिविजुअल एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स पोजीशन इन द एग्रीगेट रिलेटिव टू द फर्स्ट एलिमेंट। देखो अभी आपको एरे का जो सिंपल डेफिनेशन आपके दिमाग में है ना, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही लिखना है, ठीक है। एरे क्या है, एरे कलेक्शन होता है हमारे एलिमेंट्स का, सेम एलिमेंट्स का, दैट हैव द सेम डेटा टाइप, है ना। हर एलिमेंट आपका जो भी एरे के अंदर प्रेजेंट होता है वो एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन के अंदर प्रेजेंट होता है एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स, ये हमें पता है। तो जो पोजीशन है ईच एलिमेंट की, इट इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट 0, देन नेक्स्ट जो होगा वो 1 होगा, देन नेक्स्ट जो होगा वो 2 होगा, इसका मतलब रिलेटिव पोजीशन तो फिक्स है जो कि आपका फर्स्ट एलिमेंट है 0, है ना। तो ये होता है आपके एरे टाइप्स। देन आपके पास एरे डिजाइन इश्यूज हैं, ये कुछ इश्यूज हैं, देखो आप खुद से भी इश्यूज बना सकते हो, क्लियर। तो इसके अंदर देख लो, आपके सबसे पहले आता है लीगल सबस्क्रिप्ट्स, यानी कि व्हाट डज लाइक व्हाट टाइप ऑफ इंडाइसेस आर अलाउड, जैसे कि अगर इंटीजर है, इंटीजर अलाउड है ना, या फिर आपका कोई और डेटा टाइप अलाउड है, तो ये है आपकी कौन से लीगल है आपके एरे के लिए। देन आर सब्सक्रिप्टिंग एक्सप्रेशंस इन एलिमेंट रेफरेंसेस द रेंज चेक्ड, इसका मतलब कि आर द इंडाइसेस चेक्ड फॉर बीइंग विद इन द वैलिड लिमिट्स, या फिर हमें कुछ अगर हम लिमिट्स के बाहर मैक्स कर रहे हैं तो हमें कुछ एरर्स मिलेंगे क्या, इफ यू हैव टू अवॉइड दोस एरर्स तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे हैं, देखो आप ये अच्छे से रीड कर लो, या फिर आप चाहो तो खुद से भी आप जो है ना डिजाइन इश्यूज सिंपल बना सकते हो, ठीक है। देन यू हैव सब्सक्रिप्ट बाइंडिंग एंड एरे कैटेगरीज। तो सब्सक्रिप्ट बाइंडिंग एंड एरे कैटेगरीज में आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, यहाँ पे देखो स्टैटिक एरे एंड देन यहाँ पे आपके पास फिक्स्ड स्टैटिक डायनेमिक एरे। तो स्टैटिक एरे के अंदर क्या होता है, जो साइज और मेमोरी एलोकेशन है ना वो कंपाइल टाइम पे ही डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। रन टाइम में कुछ नहीं होता है स्टैटिक में, ये याद रखो, अभी तक हमने जितना भी देखा है स्टैटिक में हम कंपाइल टाइम में ही चीजों को कर रहे हैं, है ना। और रन टाइम है, रन टाइम के अंदर कुछ नहीं होता है, एंड इसका एडवांटेज यही है कि हम डायनेमिक एलोकेशन जो है ना वो नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। डायनामिक के अंदर अगर करने जाते हैं हम चीजों को एलोकेट, तो जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है ना। सो दैट्स वाई, तो ये चीज है। लाइक अगर हम देखो हम कैसे लिखते हैं, हम इंटीजर एरे लिखते हैं एंड देन ब्रैकेट में अगर हम 5 साइज दे रहे हैं, इसका मतलब हमने कंपाइल टाइम में क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, कौन सा टाइप हो गया, स्टैटिक। अगर फिक्स्ड स्टैक डायनेमिक है तो उस वक्त हम क्या कह सकते हैं, जो साइज है वो फिक्स है व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स, लेकिन जो एलोकेशन है वो कब होगी, आपके डिक्लेरेशन टाइम के ऊपर होगी। मेमोरी जो है वो लाइक इसकी एडवांटेज जो है, लाइक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस एफिशिएंसी, है ना, सेव करता है मेमोरी को व्हेन एरेज आर नॉट नीडेड एनीमोर। तो फिक्स स्टैटिक डायनेमिक के अंदर जो सब्सक्रिप्ट रेंजेस हैं दे आर स्टैटिकली बाउंड बट द एलोकेशन इज डन एट द डिक्लेरेशन टाइम। सब्सक्रिप्ट बाइंडिंग एंड एरे कैटेगरीज अगेंस्ट, तो इसके अंदर और कौन से टाइप है, स्टैक डायनेमिक, देन यू हैव फिक्स्ड हीप डायनेमिक। तो स्टैक डायनेमिक के अंदर क्या होता है, देखो स्टैक डायनेमिक यानी कि जो साइज है हमारे एरे का, इट इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब रन टाइम, ठीक है। तो रन टाइम में हमारा जो साइज है हमारे एरे का वो डिटरमाइन होगा, तो इट इज कॉल्ड एज स्टैक डायनेमिक, क्लियर। अब मेमोरी जो है वो एरो के लिए वो एलोकेट कब होगी, अंदर स्टैक के अंदर एलोकेट होगी, कब होगी, जब एरे आपका क्रिएट होगा,
ठीक है। एडवांटेज यही है आपकी कि इट इज फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, साइज ऑफ एन एरे नीड नॉट टू बी नोन अंटिल द एरे इज टू बी यूज्ड, क्लियर। देन फिक्स्ड हीप डायनामिक के अंदर क्या होता है, जो मेमोरी एलोकेशन है इट हैपेंस डायनामिकली, बट जैसे एलोकेट कर देते हैं तो तब जाके आपकी जो साइज है वो फिक्स हो जाती है, ठीक है। देखो वंस अगेन जो मेमोरी एलोकेशन है वो हमें डायनामिकली करना पड़ता है, लेकिन एक बार एलोकेट कर दिया आपने उसको मेमोरी, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो साइज फिक्स हो जाता है किसमें, आपके फिक्स्ड हीप डायनामिक के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर टू फिक्स्ड स्टैक डायनामिक, स्टोरेज बाइंडिंग इज डायनामिक बट फिक्स्ड आफ्टर लोकेशन, दैट इज बाइंडिंग इज डन व्हेन रिक्वेस्टेड एंड स्टोरेज इज एलोकेटेड फ्रॉम हीप नॉट स्टैक, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, आपका फिक्स्ड हीप डायनामिक के लिए हो गया। एंड डायनामिकली हम इसको यूज करते हैं, लाइक हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं ना सी प्लस प्लस के अंदर, बस वही आपका फिक्स्ड हीप डायनामिक का एग्जांपल हो गया। लास्ट है आपका हीप डायनामिक। तो हीप डायनामिक में क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ द सबस्क्रिप्ट रेंजेस एंड स्टोरेज एलोकेशन इज डायनामिक एंड कैन चेंज एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि हीप डायनामिक क्या है, दोनों भी, आपका साइज हो गया, आपका स्टोरेज एलोकेशन हो गया, सब चीजें डायनामिक होती हैं एंड आप उनको मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है, रन टाइम के अंदर ही। तो इसकी भी एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियर। देन यू हैव heterogeneous arrays. Heterogeneous array is one in which the elements need not to be ऑफ द सेम टाइप। हेट्रोजीनियस एरे का मतलब यही होता है कि जो एरे के अंदर आपकी चीजें हैं, लाइक आप क्या लिख सकते हो, आप 1 लिख सकते हो, उसके बाद ए लिख सकते हो, ठीक है, या फिर हेलो लिख रहे हो आप, फिर लिख रहे हो 0.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक एरे हो गया जिसके अंदर वो जो एरे वाली प्रॉपर्टी है ना, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, वो सिमिलर हट जाता है ना। आप कोई भी टाइप का जो एलिमेंट है वो स्टोर कर सकते हो। सो दैट इज द थिंग जो आप इसका अलग बनाता है, दैट इज हेट्रोजीनियस एरे। तो अगेन रीड कर लो, इट इज वन इन विच द एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। सपोर्टेड बाय पर्ल, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, ये आपकी लैंग्वेजेस हो गई। देन यू हैव एरे इनिशियलाइजेशन। अब ये तो सबको पता है, ठीक है, तो आप कुछ दिखा सकते हो, लिख के देखो, सम लैंग्वेजेस अलाउ इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टोरेज एलोकेशन। तो सी प्लस प्लस के अंदर या जावा के अंदर या सी शार्प के अंदर एग्जाम्पल यही जाएगा आपका, जो बेसिक हम एरे का यूज करते हैं वो, ठीक है, ये वाला। देन यू हैव कैरेक्टर स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस। तो कैरेक्टर का अगर हमें करना है तो सिंपल कैरेक्टर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंटर बनाना पड़ता है उसको, ठीक है। देन जावा इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम ऐसे जावा के अंदर जो है ना स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग एरे को क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन है, आप अच्छे से दिखा सकते हो इनिशियलाइजेशन, क्लियर। तो थोड़े थोड़े आप ये चीजें जो है ना देख के चलोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, है ना। अब ये याद हो गया जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प के अंदर ऐसे करते हैं हम इनिशियलाइज, है ना। उसके बाद कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर हम कैरेक्टर, जो सिंपल कैरेक्टर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस तो ऐसे आ गया, जावा इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये एरे इनिशियलाइजेशन के अंदर आप दिखा सकते हो। देन यू हैव एरे ऑपरेशंस। तो एरे ऑपरेशंस में क्या होता है, आपके डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग ऑपरेशंस ऑन एरे आपके लिए जो है ना अलाउ करती हैं। तो सबसे पहले एपीएल। एपीएल का मतलब क्या होता है, एपीएल इज पावरफुल एरे प्रोसेसिंग फॉर वेक्टर्स और मैट्रिसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, आप रिवर्स कर सकते हो एलिमेंट्स को, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ पे लिखा है रिवर्स कॉलम एलिमेंट्स। तो एपीएल प्रोवाइड्स द मोस्ट पावरफुल एरे प्रोसेसिंग ऑपरेशंस फॉर वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। तो ये याद रख सकते हो, वेक्टर्स और मैट्रिसेस ये भी एक टाइप के एरे ही है, हमें पता है, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल टाइप के एरेज हो जाते हैं हमारे, क्लियर। ओके, देन यू हैव ईडीए, एडा, ठीक है, इट अलाउज एरे असाइनमेंट बट ऑल्सो कैटिनेशन, ठीक है। जो एडा है उसके अंदर हम एरे असाइनमेंट कर सकते हैं और उसको मर्ज भी कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन वाला, ठीक है। पाइथन का तो पता है, पाइथन एरे असाइनमेंट्स बट दे आर ओनली रेफरेंस चेंजेस। पाइथन ऑल्सो सपोर्ट्स एरे कैटिनेशन एंड एलिमेंट मेंबरशिप ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये तो आपको भी पता है कि हम एरे के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं पाइथन में। हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं ना, हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, हम रेफरेंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, एवरीथिंग। रूबी लैंग्वेज है, रूबी ऑल्सो प्रोवाइड्स द एरे कैटिनेशन। देन फॉर्ट्रन प्रोवाइड्स एलिमेंटल ऑपरेशंस बिकॉज दे आर बिटवीन पेयर्स ऑफ द एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो फॉर्ट्रन है, फॉर्ट्रन क्या प्रोवाइड करता है, एलिमेंटल ऑपरेशंस। इसका मतलब जो ऑपरेशंस हैं दे अकर बिटवीन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 एरेज, ठीक है। यानी कि 2 एरेज होती हैं, उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स के बीच में हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो फॉर्ट्रन हमें जो है प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस ऑपरेटर बिटवीन 2 एरेज रिजल्ट इन एन एरे ऑफ द सम ऑफ द एलिमेंट पेयर्स ऑफ द 2 एरे। तो ये फॉर्ट्रन का एग्जाम्पल दिया है, क्लियर।
ठीक है। सो ये सारे एरे ऑपरेशंस हमने देख लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में। देन वी हैव रेक्टेंगुलर एंड जैक्ड एरे। तो रेक्टेंगुलर और जैक्ड एरे बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ रेक्टेंगुलर एरे के अंदर क्या आता है। देखो, रेक्टेंगुलर एरे इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे इन विच ऑल ऑफ द रोज हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल कॉलम्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि जो एरे हम जो है अभी देखते हैं, है ना, हमारे एरे के अंदर क्या होना चाहिए, अगर 2:2 एरे है तो मतलब रोज भी सेम साइज की हैं, कॉलम्स भी सेम साइज के हैं, तो वो रेक्टेंगुलर एरे हो गया। और जैक्ड एरे क्या मतलब, देखो, कॉलम नंबर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एरे के रो के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हो गया। अब जैक्ड एरे में क्या होता है, जैक्ड एरे इज वन इन विच द लेंथ ऑफ द रोज नीड नॉट बी द सेम। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ रोज है ना, वो जो है आपकी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, सो वो डिफरेंट लेंथ्स के हैं एंड इसके वजह से जो है ना ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है ये वाला एरे। एंड ये एरे जो है हम कौन से लैंग्वेजेस में देख सकते हैं, C++, जावा सपोर्ट करती हैं। फॉर्ट्रन, एडा, C# सपोर्ट रेक्टेंगुलर एरेज ओनली। ठीक है, तो वो जैक्ड एरे को जो सिंपल C# जो है वो सपोर्ट कर सकती है, बट ये दोनों नहीं करते। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर और जैक्ड एरे भी अगर क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हो, है ना। तो स्लाइस क्या है, एक सबस्ट्रक्चर है हमारे एरे का, नथिंग मोर देन अ रेफरेंसिंग मैकेनिज्म। मतलब कि आपका जो है जस्ट अ रेफरेंस टू अ पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे। एक एरे प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम स्लाइस बोलते हैं। याद है हमने फर्स्ट ईयर में पाइथन जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग स्लाइसिंग करते थे, स्लाइसिंग ऑफ द एरे, तो उसके अंदर हम देखते थे स्लाइस वही और कुछ नहीं है। स्लाइसेस आर ओनली यूजफुल इन लैंग्वेजेस दैट हैव एरे ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये स्लाइस का हो गया। देन वी हैव स्लाइस एग्जांपल, ये देखो, फॉर्ट्रन के अंदर एग्जांपल है ये आपका, इंटीजर डायमेंशन के अंदर हमने 10 डायमेंशन दिया है उसका फॉर वेक्टर। इसका मतलब क्या है, ये 1D एरे है विद 10 एलिमेंट्स। ठीक है, देन इंटीजर डायमेंशन हमने 3 3 दिया है, ये मैट्रिक्स इसको बोला है। इसका मतलब ये 2D एरे है विद 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। उसके बाद आपके पास इंटीजर डायमेंशन है 3 3 3, इसको क्यूब बोला है। सो ये क्या है, 3D एरे है विद 3:3:3 एलिमेंट्स, है ना, क्यूब वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। वेक्टर 3:6, ये 4 एलिमेंट एरे बन जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा पार्ट ऑफ द एरे फ्रॉम इंडेक्स 3 to 6, है ना, तो ये 4 एलिमेंट्स को क्या कर पाएगा, सिलेक्ट कर पाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये स्लाइसिंग हो गई, है ना। रूबी सपोर्ट स्लाइसिंग विद द स्लाइस मेथड। ऐसे हम करते हैं, रिटर्न्स द थर्ड एंड द फोर्थ एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। अगर हम इसको ऐसे करें 2:2 करें तो 2,2। ठीक है, वैसे ही पाइथन का एग्जाम्पल भी आप अच्छे से दे सकते हो। अब ये देखो, ये जो है ये इमेज है यहाँ पे जिसमें आपको ये दिखा रहा है कि मैट्रिक्स का 1:3,2 वाला पार्ट। अब ये फॉर्टन 95 के अंदर की स्लाइसिंग है, बट ये आप अच्छे से समझ सकते हो। ये क्या है, ये 1:3,2। इसका मतलब आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, रोज सिलेक्ट कर रहे हो 1 से 3 तक। ठीक है, 1 से 3 तक आप क्या कर रहे हो, रोज को सिलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम मैट्रिक्स, एंड आप फोकस किस पे कर रहे हो, सिर्फ कॉलम 2 पे। ठीक है, तो 1 से 3 तक आपने सिलेक्ट किया एंड 2 वाले को हमने क्या कर दिया, सेकेंड वाले को हमने यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ठीक है, देन आपके पास 2:3 का मैट्रिक्स है एंड 1:3 पोर्शन को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा दिखा दिया। देखो, वैसे ही क्यूब है, वैसे ही यहाँ पे ये वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये आप इसको समझ सकते हो, चाहो तो ये एग्जांपल भी बना सकते हो। यू हैव एसोसिएटिव एरेज। एसोसिएटिव एरे क्या है, आपका कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, सो एन एसोसिएटिव एरे इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट आर इंडेक्स्ड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज कॉल्ड कीज। ठीक है, तो ये कलेक्शन है आपके डेटा एलिमेंट्स का, जहाँ पे आपका जो हर एलिमेंट है वो एज अ यूनिक की स्टोर्ड है इंस्टेड ऑफ अ न्यूमेरिकल इंडेक्स। ठीक है, तो उसको हम कीज के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। यूजर डिफाइंड कीज मस्ट बी स्टोर्ड। अब इसके अंदर डिजाइन इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, डिजाइन इश्यूज में आ सकता है कि लाइक व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रेफरेंसेस टू एलिमेंट्स, यानी कि आप एलिमेंट्स को रेफरेंस कैसे कर रहे हो। अगर एग्जांपल हम स्ट्रिंग्स ले लें, यूजिंग स्ट्रिंग्स कर रहे हो, या नंबर्स हैं आपके पास, या डेटा टाइप में, मतलब एज कीज हम कर रहे हैं ना, तो एज कीज आप कौन से डेटा टाइप्स को कंसीडर कर रहे हो। आपका जो साइज है इट इज लाइक फिक्स्ड, है ना, यहाँ पे लिखा है इज द साइज स्टैटिक और डायनेमिक। तो साइज फिक्स्ड होगा तो हम स्टैटिक बोल सकते हैं, या फिर वो ग्रो या श्रिंक कर सकता है एज पर नीडेड, सो दैट इट विल बी डायनेमिक। बिल्ट इन टाइप इन पर्ल, पाइथन, रूबी एंड लुआ। तो लुआ के अंदर क्या होता है, इट सपोर्ट्स द टेबल्स। ठीक है, तो एसोसिएटिव टेबल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरेज को यूजिंग टेबल्स इन लुआ लैंग्वेज। बट ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिजाइन इश्यूज भी आपको समझ में आ गए। डिजाइन एसोसिएटिव एरेज इन पर्ल। ठीक है, आपको अगर एग्जांपल दिखाना है तो पर्ल के अंदर आप ये एग्जांपल दिखा सकते हो। लाइक एसोसिएटिव एरेज क्या करते हैं, हैश को यूज करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सो दे यूजेस हैश, क्लियर। एंड ये स्टार्ट किससे करते हैं, आपके ये वाले परसेंटेज वाले एरे सिंबल से, ठीक है। सब समझ में आ रहा है, चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। एंड सब्सक्रिप्टिंग इज डन यूजिंग ब्रेसेस एंड कीज। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये देखो, यहाँ पे जो लिखा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये कीज हो गई, दैट्स व्हाई इट इज एसोसिएटिव एरे, राइट। सब्सक्रिप्टिंग इज डन यूजिंग ब्रेसेस एंड कीज का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो अपडेट करा है हमने वैल्यू को, वेडनेसडे वैल्यू को, तो सिंपल हम इसी को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये डॉलर वाला साइन यूज किया है, ठीक है। तो एलिमेंट्स कैन बी रिमूव्ड विद द डिलीट, सिंपल डिलीट यूज करके, क्लियर। देन रिकॉर्ड टाइप्स आ जाते हैं। रिकॉर्ड टाइप्स क्या है, रिकॉर्ड आपका कलेक्शन है रिलेटेड डेटा फील्ड्स का, वेयर ईच एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग नेम्स। लाइक आपका स्ट्रक्चर में से, आप स्ट्रक्चर में से करते हो, ऑब्जेक्ट में से करते हो, है ना, तो वो रिकॉर्ड है एक, है ना। रिकॉर्ड टाइप्स में वैसे भी स्ट्रक्चर और क्लास ही आता है, तो अगर हम देखें तो वहां पे जो चीजें होंगी वही हम एक्सेस कर पाएंगे, है ना, कोई और चीज एक्सेस कर पाएंगे क्या, नहीं। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय द नेम्स। क्लास का अगर हम क्लास ले रहे हैं, क्लास को हमें एक्सेस करना है, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाते टाइम सेम क्लास नेम ही देना पड़ेगा, हम कोई और नहीं दे सकते, है ना। ओके, डिजाइन इश्यूज में क्या आ सकते हैं, व्हाट इज द सिंटैक्टिक फॉर्म ऑफ द रेफरेंसेस टू द फील्ड, है ना। जो आप जो भी फील्ड को रेफरेंस कर रहे हो, आप उसको कैसे कर रहे हो, किस फॉर्म में कर रहे हो। आर एलिप्टिकल रेफरेंसेस अलाउड, है ना। कैन सम फील्ड्स बी ओमिटेड, हम कोई भी फील्ड को ओमिट करना चाहे तो क्या वो हो सकती है। सो दिस इज द थिंग्स। रेफरेंसेस टू रिकॉर्ड्स, रेफरेंसेस टू रिकॉर्ड के अंदर जो रिकॉर्ड है, मैंने आपको बताया रिकॉर्ड क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट ग्रुप्स रिलेटेड डेटा फील्ड्स, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको इस स्लाइड में क्या दिख रहा है, देखो रिकॉर्ड फील्ड रेफरेंसेस के अंदर आपके पास कोबोल है। कोबोल क्या यूज करता है, ऑफ कीवर्ड को यूज करता है, यहाँ पे देखो ओएफ, ऑफ कीवर्ड को यूज कर रहा है टू स्पेसिफाई द हिरार्की ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे फील्ड नेम है, ऑफ फील्ड नेम, ऑफ रिकॉर्ड नेम वन, ऑफ रिकॉर्ड नेम एन, तो ऐसे ऑफ यूज करता है कोबोल, ठीक है। अदर्स यानी कि यहाँ पे नॉट नोटेशन यूज की जाती है, जैसे कि अगर हम सी प्लस प्लस में देखें, तो हम क्लास से हम ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, अब ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई फंक्शन को चाह रहे हैं कि ये हमें एक्सेस करना है, अब तो हम डॉट देते हैं, है ना, उस ऑब्जेक्ट के और फंक्शन के नेम के बीच में डॉट देते हैं। तो ऐसा करते हैं हम हमारी लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन कोबोल जैसी लैंग्वेज में हम ऑफ लिखते हैं, क्लियर। देन फुल्ली क्वालिफाइड रेफरेंसेस मस्ट इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड नेम्स। Elliptical references allow leaving out record names as long as the reference is unambiguous, for example in COBOL. एलिप्टिकल रेफरेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, ओमिट कर सकते हैं रिकॉर्ड नेम्स को, अगर वो अनएम्बिगियस होंगे तो हम उनको ओमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखें तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ एम्प्लॉय नेम एंड फर्स्ट ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम को, ठीक है। ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं रिकॉर्ड के ऊपर, देखो तो असाइनमेंट हो सकता है, असाइनमेंट ये पॉसिबल है व्हेन बोथ द रिकॉर्ड्स हैव आइडेंटिकल टाइप्स। देन एडा अलाउज द रिकॉर्ड कंपैरिजन, एडा लैंग्वेज में हम रिकॉर्ड का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, है ना। इनिशियलाइजेशन विद एग्रीगेट लिटरल्स, एडा के अंदर इनिशियलाइजेशन हम लिटरल्स के थ्रू कर सकते हैं। कोबोल प्रोवाइड्स मूव करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं फील्ड्स को फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर इफ दे हैव मैचिंग नेम्स, ठीक है। देन इवेल्युएशन एंड कंपैरिजन है आपके पास ऑफ टू एरेज। तो यहाँ पे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड्स आर यूज्ड व्हेन कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज इज हेटेरोजेनियस। अब एलिमेंट, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रिकॉर्ड को एरे के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स रिकॉर्ड वर्सेस एरे यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड क्यों यूज किया जाता है, व्हेन द डेटा कंसिस्ट ऑफ हेटेरोजेनियस वैल्यू, हेटेरोजेनियस वैल्यू यानी कि डिफरेंट वैल्यूज, अगर रिकॉर्ड में अलग अलग वैल्यूज हैं तो हम रिकॉर्ड कंसीडर करेंगे। एरे एक्सेस करना है, एरे में पता है कि सेम टाइप होना है, तो अगर एरे एक्सेस करना है तो एरे एक्सेस इज स्लोअर देन रिकॉर्ड फील्ड एक्सेस। क्यों, क्योंकि एरे सब्सक्रिप्ट्स के अंदर, एरे के अंदर हम डायनामिक कर सकते हैं, डिटरमाइंड बिकॉज इट इज डिटरमाइंड रन टाइम, है ना। अगर हम रिकॉर्ड को देखें, रिकॉर्ड फील्ड्स, तो दीज आर स्टैटिक, है ना, दीज आर डिटरमाइंड इन द कंपाइल टाइम, दैट्स व्हाई एरे एक्सेस जो है वो स्लोअर होता है देन द record fields. Then you have dynamic subscripts could be used with the record field access, but it would disallow the type of checking and it would be much slower. तो अगर हम डायनामिक सब्सक्रिप्ट्स की बात करें तो ये हम यूज करते हैं फॉर रिकॉर्ड्स, एंड दिस वुड रिमूव अ टाइप चेकिंग एंड स्लो डाउन कर सकता है एक्सेस को, तो ये डायनामिक सब्सक्रिप्ट्स की बात है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रिकॉर्ड वर्सेस एरेज। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड टाइप, तो देखो
ईच फील्ड, यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस रिलेटिव टू द बिगनिंग ऑफ द रिकॉर्ड इज एसोसिएटेड विद ईच फील्ड। तो हर फील्ड के अंदर जो रिकॉर्ड है ना, इट हैज एन ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। हर फील्ड के अंदर, अगर ये वाली फील्ड देखें, इस फील्ड के अंदर ऑफसेट है, फील्ड सेकंड देखें तो फील्ड सेकंड में ऑफसेट होगा, तो फील्ड एंड तक कितने भी हो जाए ऑफसेट प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। ऑफसेट एड्रेस इज प्रेजेंट एंड इट इज रिलेटिव टू द स्टार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, क्लियर। तो ये हर फील्ड के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास फील्ड का नाम प्रेजेंट है ना, फील्ड का नेम, तो इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो कौन सी फील्ड है। टाइप है तो उसके अंदर आप डेटा टाइप को डिफाइन करते हो। ऑफसेट है तो उसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कि जो मेमोरी लोकेशन है वो रिलेटिव है टू द रिकॉर्ड स्टार्ट, ठीक है। तो ये क्या एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है इन एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट एंड फास्टर एक्सेस टू द रिकॉर्ड फील्ड्स, क्लियर। देन यू हैव यूनियन टाइप्स। यूनियन टाइप के अंदर यूनियन इज अ टाइप whose variables are allowed to store different types values at different times during the execution, ठीक है। तो यूनियन में बात करें तो यूनियन क्या है, स्पेशल डेटा टाइप है जहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स है दे होल्ड डिफरेंट टाइप्स एट डिफरेंट टाइम्स, ओके, डिफरेंट टाइप्स एट डिफरेंट टाइम्स, ये बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे देखें तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग यूनियन। डिजाइन इश्यूज, शुड टाइप चेकिंग बी रिक्वायर्ड और शुड यूनियंस बी एम्बेडेड इन द रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये कुछ डिजाइन इश्यूज हो गए। देन यू हैव डिस्क्रिमिनेटेड वर्सेस फ्री यूनियंस। तो डिस्क्रिमिनेटेड वर्सेस फ्री यूनियंस की बात करें तो फॉर्ट्रन सी और सी प्लस प्लस के अंदर दिस प्रोवाइड यूनियन कंस्ट्रक्ट इन विच देर इज नो लैंग्वेज सपोर्ट फॉर टाइप चेकिंग। तो यूनियन जो है, यूनियन इन दिस लैंग्वेजेस इज कॉल्ड एज अ फ्री यूनियन। यानी कि अगर फ्री यूनियन की बात करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे लैंग्वेजेस आपको बताई, फॉर्ट्रन सी और सी प्लस प्लस, इसके अंदर जो यूनियंस है वो बिल्ट इन टाइप चेकिंग नहीं होते, लाइक बिल्ट इन नहीं होते हैं, क्लियर। सो इसका मतलब जो यूनियन है वो स्टोर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, बट द लैंग्वेज डज नॉट एनफोर्स विच टाइप इज करेंटली इन यूज, ठीक है। तो इसके वजह से पोटेंशियल टाइप सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, है ना। Then you have type checking of unions require that each union include a type indicator which is called as a discriminant. Discriminated union का मतलब कुछ languages जैसे कि ADA language हो गई, तो ये क्या enforce करती है, type checking on unions, ठीक है, type checking on unions, and वो हम जो type checking करते हैं वो करते हैं using a discriminant, ठीक है। तो ये क्या है, एक additional field है जो कि आपका indicate करवाती है the type of value currently stored in the union, ठीक है। तो ये discriminant का हो गया। देन यू हैव ADA यूनियन टाइप्स। ADA यूनियन टाइप, ADA क्या सपोर्ट करती है, डिस्क्रिमिनेटेड यूनियन को सपोर्ट करती है यूजिंग अ केस स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ रिकॉर्ड। एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास शेप आता है, शेप के अंदर हमने सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सारे शेप्स डिफाइन करे हुए हैं, पॉसिबल शेप्स। कलर्स डिफाइन करे हैं। फिगर के अंदर फिगर फॉर्म, फिगर जो है हमारा इट इज अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड जिसके अंदर क्या है, आपके पास फील्ड है, लाइक बुलियन एक फील्ड है, कलर एक फील्ड है। देन यू हैव डिस्क्रिमिनेंट ऑल्सो यहाँ पे। सो दिस इज द थिंग, ऐसे आप दिखा सकते हो अलग अलग चीजें, लाइक आप कैसे मतलब ना आइडेंटिफाई करवा रहे हो, बट इतना डीप में आई डोंट थिंक सो एडा का क्वेश्चन आपको आएगा। मोस्टली आप पाइथन के अंदर चीजें करना ट्राई करना, सी प्लस प्लस के अंदर ट्राई करना, बट ये वाली जो है ना फॉर्ट्रन, एडा, सी शार्प, ये आपको एग्जाम्पल्स में जरूर रखनी है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से तो इवॉल्व होते हुए अभी हम पढ़ रहे हैं ना आगे की चीजों को, दैट्स वाई। देन यू हैव पॉइंटर एंड रेफरेंस टाइप्स। पॉइंटर टाइप वेरिएबल हैज अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी एड्रेसेस एंड अ स्पेशल वैल्यू निल, ठीक है। तो पॉइंटर को तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर के अंदर हमने बोला है ये स्टोर करता है किसको, मेमोरी एड्रेस को, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, और एक स्पेशल वैल्यू भी ये होल्ड करता है जो कि है निल, ठीक है। यहाँ पे ये निल है, ये निल क्या है, एक स्पेशल वैल्यू है जो कि एरे हमारा स्टोर करता है, ठीक है। निल, अब यहाँ पे तो निल लिखा है, अब एक्चुअली अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो हम नल पॉइंटर बोलते हैं। अगर पॉइंटर को हमने डिफाइन कर दिया है उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं करी है तो वो नल पॉइंटर को क्या करता है, वो नल पॉइंटर को स्टोर करता है व्हेन इट डजंट पॉइंट टू एनी वैलिड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ओके, देन इट प्रोवाइड द पावर ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, इसका मतलब कि इट कैन बी यूज टू रेफरेंस डेटा स्टोर्ड एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, है ना। देन यू हैव अ लाइक यहाँ पे क्या बता रहे हैं, डायनेमिक मेमोरी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक a pointer can be used to access a location in the area where storage is dynamically created, है ना, it is usually called as a heap,
ठीक है, जो हीप है इसके अंदर जो मेमोरी है वो डायनामिकली एलोकेटेड होती है। सो दिस टाइम वी कैन यूज दिस टाइप्स। ओके, तो पॉइंटर्स की बात की यहाँ पे। इसके डिजाइन इश्यूज है, अब मैं बोलूंगी डिजाइन इश्यूज आप जो है ना थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा खुद रीड कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चंस है एंड ये क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। डिजाइन इश्यूज के बारे में आप कोई भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, है ना, पॉइंटर्स के लिए। तो ये है। एंड सिंपल देखो, एक क्वेश्चन हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक कौन सी लैंग्वेज पॉइंटर टाइप्स रेफरेंस टाइप्स को जो है ना सपोर्ट करती है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं डिजाइन इश्यूज से रिलेटेड, ठीक है। देन वी हैव पॉइंटर ऑपरेशंस। तो पॉइंटर ऑपरेशंस के अंदर पॉइंटर्स हमारे अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर देखें तो सपोर्ट करते हैं दो चीजों को, असाइनमेंट को और डी रेफरेंसिंग को, ठीक है। हमने ये दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं। असाइन करना यानी कि पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू टू सम यूजफुल एड्रेस। पॉइंटर को हम क्या करते हैं, जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको असाइन करते हैं एक एड्रेस। हमें पता है हम कैसे करते हैं, इंट एक्स इक्वल टू लेट से 10 कर रहे थे, तो इंट पॉइंटर हम बनाते हैं एंड उसके अंदर एम्पर सेट देके उस एक्स को दे देते हैं, असाइन कर देते हैं, तो वही क्या है, असाइनमेंट ऑपरेशन है। डी रेफरेंसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डी रेफरेंस कर देते हैं, यानी कि डी रेफरेंसिंग यानी कि इट रिट्राइव्स द वैल्यू स्टोर्ड, यानी कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंटर को ही क्या दे देते हैं, एस्टेरिस्क करके, लाइक उसको हम एक्सप्लिसिटली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एंड डी रेफरेंस करके उसकी जो वैल्यू है वो ले लेते हैं। तो ये चीजें तो हमने पढ़ी हुई है गाइस। पॉइंटर असाइनमेंट इलस्ट्रेटेड। देखो अब मुझे बताओ, अगर बोर भी हो रहा होगा तो मुझे बताओ कि ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, जस्ट थोड़ी सी डिजाइन इश्यूज इसके अंदर आ जाते हैं, लाइक सी शार्प, फॉर्ट्रन, एडा, ये सारी लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें देखना है कि ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, सारी बेसिक चीजें हैं। इसीलिए मैंने जो है ये यूनिट को मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था, बिकॉज थेरेटिकल है, पूरा का पूरा यूनिट थेरेटिकल है एंड मैं जितना भी पढ़ाऊँ आई नो आपको बोर होने वाला है, इसीलिए। एंड ठीक है, आप क्या करो, चीजों को ट्राई करो समझने के लिए एंड बाकी चीजें आपको पता है, अगर आप अभी तक मुझसे भी पढ़ रहे हो या फिर आपने खुद से भी बेसिक प्रोग्रामिंग अगर पढ़ ली है, प्रो पॉइंटर्स वगैरह आते हैं आपको, तो ये एग्जाम क्वेश्चंस को आपको डील करना बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन हाँ, चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है ना। देखो पॉइंटर असाइनमेंट इलस्ट्रेटेड, यहाँ पे मैंने पॉइंटर असाइनमेंट को मतलब जो होता है परफॉर्म वो कैसे होता है, वो सारी चीजें, लाइक ये पॉइंटर है, एनोनिमस डायनेमिक वेरिएबल है, ये वेरिएबल को स्टोर करवाना है, तो ये पॉइंटर क्या करेगा, इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। तो ये जो मेमोरी एड्रेस है इसका, ये 7080 है, वो यहाँ पे स्टोर हुआ है। क्लियर। तो ये अगर हम एक अलग पॉइंटर ले रहे हैं एंड उसके अंदर हम इसको डी रेफरेंस कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है वो हमें चाहिए। तो इस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 206, तो मुझे 206 यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल। प्रॉब्लम्स विद पॉइंटर्स। तो डैगलिंग पॉइंटर्स कहाँ पे पढ़े थे हमने, डीएसए में पढ़े थे, ट्रीज वाले चैप्टर में डैगलिंग पॉइंटर्स, है ना, थ्रेडेड बाइनरी ट्री के अंदर पढ़े हुए थे, याद रखो। तो ये डैगलिंग पॉइंटर्स डेंजरस क्यों होते हैं भाई, तो जो डैगलिंग पॉइंटर्स हैं दे अकर व्हेन अ पॉइंटर पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन जहाँ पे लाइक कुछ डी एलोकेशन हुआ है या फिर वो फ्रीड है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। तो अगर हम डैगलिंग पॉइंटर्स को एक्सेस करना है तो ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर या क्रैशेस वगैरह कर सकते हैं, इसीलिए ये डेंजरस है। देन वी हैव लॉस्ट हीप डायनामिक एड्रेस। तो लॉस्ट हीप डायनामिक एड्रेस यानी कि मेमोरी लीकेज, एंड ये जो इशू है ये कब अराइज होता है, जब डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी बिकम्स इनएक्सेसिबल, है ना, बिकॉज पॉइंटर जो है वो पॉइंट किसको कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड और डिलीटेड वाली कोई मेमोरी है जिसको हम क्या कर रहे हैं, वापस से उसको जा रहे हैं, तो वो गार्बेज गार्बेज हो जाता है ना। सो दैट इज वाई एन एलोकेटेड हीप डायनामिक वेरिएबल दैट इज नो लॉन्गर एक्सेसिबल टू द यूजर प्रोग्राम, जो कि गार्बेज हो जाता है। क्लियर। Pointer P1 is set to point to a newly created heap dynamic memory, and pointer P1 is later set to point to another newly created heap dynamic memory. So ये जो process है of losing the heap dynamic memory dynamic variables is called as memory leakage. ठीक है। पॉइंटर्स इन एडा, आई थिंक सो एडा वाला जो है ना चीजें निकाल देनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है सो यू कैन कीप दिस ऑल्सो। सम डैगलिंग पॉइंटर्स आर डिसअलाउड बिकॉज डायनामिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑटोमेटिकली डीएलोकेटेड एट द एंड ऑफ द पॉइंटर्स टाइप स्कोप, यानी कि जब आपने उसको कर लिया, आपका पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, तो एट लास्ट ऑटोमेटिकली जो है ना आपके डैगलिंग पॉइंटर्स ये आप ऐसे कह सकते हो डी एलोकेशन हो जाता है, ठीक है। द लॉस्ट हीप डायनेमिक वेरिएबल प्रॉब्लम इज नॉट एलिमिनेटेड इन एडा। ओके।
पॉइंटर्स इन सी सी प्लस प्लस तो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो. एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल बट मस्ट बी यूज्ड विथ केयर. पॉइंटर्स कैन पॉइंट एट एनी वेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ व्हेन एंड वेयर इट वाज एलोकेटेड. है ना, तो कभी भी एलोकेट किया हो आप उसको पॉइंट कर सकते हो यूजिंग पॉइंटर्स. यूज्ड फॉर डायनामिक स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट एंड एड्रेसिंग. ऑब्वियसली पॉइंटर्स को हम डायनामिकली यूज करते हैं फॉर मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट. पॉइंटर्स अरिथमेटिक इज पॉसिबल. या हमने पॉइंटर्स का भी ऑपरेशंस देखे हुए हैं, है ना, मैंने आपको सब चीजें सिखाई हुई हैं. एक्सप्लिसिट डीरेफरेंसिंग एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें. चलो पॉइंटर्स के बारे में सी सी प्लस प्लस में तो हम अच्छे से लिख सकते हैं. ये वाले एग्जांपल दिखा सकते हैं. स्टफ एक एरे बनाया हुआ है यहाँ पे ऑफ 100 साइज, ठीक है, एंड यहाँ पे उसको हम पॉइंट कर रहे हैं तो +5 पॉइंट कर रहे हैं. इसका मतलब कि जो इसका स्टफ का जो एरे का जो 5th एलिमेंट है वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा, है ना. तो या क्योंकि हम यहाँ पे डी रेफरेंस कर रहे हैं. देन वी हैव रेफरेंस टाइप्स. ठीक है, रेफरेंस टाइप्स है हमारे पास. सो रेफरेंस टाइप सी प्लस प्लस इंक्लूड्स अ स्पेशल काइंड ऑफ पॉइंटर टाइप विच इज कॉल्ड एज रेफरेंस टाइप दैट इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर फॉर्मल पैरामीटर्स. एडवांटेजेस ऑफ बोथ द पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू. तो जो रेफरेंस टाइप्स हैं बेसिकली, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो रेफरेंस टाइप्स होते हैं ना, ये स्पेशल काइंड ऑफ पॉइंटर टाइप्स ही होते हैं जिसको हम यूज करते हैं टू रेफर टू ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल रादर देन डायरेक्टली स्टोरिंग वैल्यूज. ठीक है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल को डायरेक्टली पॉइंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे होते हैं. दैट इज रेफरेंस टाइप्स. सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास रेफरेंस टाइप जो कॉमनली यूज होते हैं वो कौन से हैं, लाइक पास बाय रेफरेंस हो गया, पास बाय वैल्यू, ये सारी चीजें हैं जो कि हम सी प्लस प्लस के अंदर करते हैं. ठीक है, इसका मतलब जो चेंजेस हो रही हैं पैरामीटर के अंदर वो फंक्शन के अंदर ही हो रही हैं. एंड इट इज अफेक्टिंग द ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट ओनली बट विदाउट द ओवरहेड ऑफ कॉपिंग डेटा. क्लियर. तो अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना याद रखो, रेफरेंस टाइप्स को अंदर अगर हम देखें सी प्लस प्लस में तो पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू के अंदर हम इनको यूज करते हैं. Java extends C++ reference variables and allows them to replace the pointers entirely. Java के अंदर हम रेफरेंस पॉइंटर्स को डायरेक्टली एज अ पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं एड्रेसेस को. क्लियर. सी शार्प इंक्लूड्स बोथ द रेफरेंसेस ऑफ जावा एंड द पॉइंटर्स, यानी सी शार्प में ये भी हो जाएगा एंड ये वाला भी पॉइंट हो जाएगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इंक्लूड्स एक्सप्रेशन एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स. तो एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स या फिर कोई वैल्यू हो जाती है जिसको हम कॉम्बिनेशन करके उसको लिखते हैं. लाइक अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर a+b आपका एक्सप्रेशन हो गया, x+y आपका एक्सप्रेशन हो गया. तो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हम लोग उसके अंदर यूज करते हैं. राइट, तो एक्सप्रेशन और असाइनमेंट स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें चीजें पढ़नी है, लाइक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ओवरलोडेड ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन, रिलेशन एंड बूलियन एक्सप्रेशंस, देन शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, असाइनमेंट स्टेटमेंट, मिक्स मोड स्टेटमेंट. अब इसमें से सारी की सारी चीजें हमने बेसिक्स के अंदर पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है इसके अंदर रिवाइज करना है. तो चलो, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वही फंडामेंटल मीनिंग मीन्स ऑफ द स्पेसिफाइंग कंप्यूटेशंस. या सिंपल इतना याद रखो कि एक्सप्रेशन इज व्हाट, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑपरेटर्स. ठीक है, बस इतना आप लिख सकते हो. हम क्यों एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन करने के लिए हमें ऑपरेटर्स चाहिए, हमें ऑपरेंड इवैल्यूएशन चाहिए. ठीक है, तो एक्सप्रेशंस आप डिफाइन कर सकते हो. वैसी पहली चीज आती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. तो मुझे बताओ, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई, सारी ये चीजें. ठीक है, तो वैसे ही है यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, द इवैल्यूएशन वाज वन ऑफ द मोटिवेशन फॉर द डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स हैं आपके पास, ऑपरेंड्स, पैरेंथेसिस, फंक्शन कॉल्स, तो इन सबसे मिला के हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं. ठीक है. देन यू हैव अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर भी डिजाइन इश्यूज हम दे सकते हैं कि ऑपरेटर जो है वो प्रेसिडेंस रूल फॉलो कर रहा है क्या, एसोसिएटिविटी रूल्स फॉलो कर रहा है क्या, ऑपरेटर ऑपरेंड इवैल्यूएशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इवैल्यूएशन क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है ओवरलोडिंग के, मिक्सिंग इन ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस वगैरह. तो ये सारे डिजाइन इश्यूज बता सकते हैं. ऑपरेटर्स की बात करें तो आपको पता है यूनरी ऑपरेटर होता है, जो कि हम माइनस साइन, जैसे कि -1 हो गया तो ये माइनस साइन क्या कर रहा है, माइनस साइन क्या कर रहा होगा, आपका यूनरी और ऑपरेटर बन जाता है. सिंगल ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर यानी कि जो दो ऑपरेंड्स पे वर्क करे, लाइक आपके पास ए है, देन आपके पास प्लस है, एंड देन बी है. मैं माउस से लिख रही हूँ तो इतना समझ लो. ठीक है, a+b यानी कि ये किसके लिए आ जाएगा, बाइनरी. टर्नरी ऑपरेटर आपका एक क्वेश्चन मार्क होता है, जो कि आप अगर आपने इफ वाला या हम देखते हैं ना, लाइक अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर ही लिखते हैं तो उसके अंदर हम जो है ना ये यूज करते हैं. आगे जाके उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये वाला देखो, ये वाला एग्जाम्पल, ये टर्नरी का एग्जाम्पल है ना. इफ दिस देन ट्रू, इफ दिस इफ फॉल्स देन डू थिंग. सो ये सारी चीजें होती हैं.
ठीक है, तो वो आपके टर्नरी के अंदर आ जाती हैं। तो ये टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स के अंदर आके ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स होते हैं आपके पास, टिपिकल प्रेसिडेंस रूल्स की पहले आप पैरेंथेसिस को देते हो, देन यूनरी ऑपरेटर्स, देन आपका एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, देन प्लस माइनस। तो ये क्या है, आपके लेवल्स ऑफ टिपिकल प्रेसिडेंस लेवल्स हैं। तो ये रूल्स क्यों यूजफुल है आपके एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के लिए, ताकि वो परफेक्टली ऑपरेट हो पाए। देन ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स, ये हमने कौन से देखे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल। यहाँ पर आ जाते हैं आपके ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स। तो एसोसिएटिविटी रूल्स यानी कि राइट से लेफ्ट में कब जाते हैं हम, देखो लेफ्ट टू राइट ही चलता है हमारा पूरा ऑपरेशन, सिर्फ आपका ये जो एक्सपोनेंट वाला है ये राइट टू लेफ्ट चलता है, बस इतना याद रख लो। सारी लैंग्वेजेस में आपका ये यूज होता है, ठीक है। रूबी के एक्सप्रेशंस ठीक है, इतने यूजफुल नहीं है। कंडीशनल एक्सप्रेशंस के अंदर आपके पास इफ एल्स वाली चीजें आती हैं। सी बेस्ड में कंडीशनल एक्सप्रेशन, सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर एवरेज क्या है, अगर काउंट जीरो है, ठीक है, इफ जीरो, तो हम सम या फिर काउंट, ये सारी चीजें, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें, ये हमने टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके लिखा है। तो एवेल्युएशन कैसे लिख सकते हैं, अगर काउंट जीरो है तो एवरेज को जीरो कर दो, एल्स आप क्या कर दो, एवरेज को सम इज इक्वल टू, एवरेज को सम बाय काउंट कर दो। तो यहाँ पे ये एवरेज लिखा हुआ था ना, इसी को हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर काउंट जीरो हो गया तो एवरेज को जीरो कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, सम बाय काउंट कर दो, ठीक है। तो ये आप ऐसे यूज करते हो, ये टर्नरी ऑपरेटर यूज करके हमने ये इतनी पूरी बड़ी चीज हमने क्या कर दी, एक सिंपल लाइन में लिख दी, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर ऑपरेंड इवैल्यूएशन ऑर्डर, ऑपरेंड इवैल्यूएशन ऑर्डर के अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशंस। द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस इज व्हेन एन ऑपरेंड इज अ फंक्शन कॉल। तो ऑपरेंड इवैल्यूएशन ऑर्डर के अंदर देखो, हमारे पास वेरिएबल हो सकता है जिसके अंदर वैल्यू है। तो वेरिएबल लाइक ए के अंदर हमने 1 को स्टोर किया है, तो हम वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं फॉर इवैल्यूएशन। कांस्टेंट्स डायरेक्टली हम कांस्टेंट्स को यूज कर सकते हैं, है ना। देन पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, एंड देन फंक्शन कॉल एंड ऑल, ठीक है। देन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, पोटेंशियल्स फॉर साइड इफेक्ट्स। तो फंक्शनल साइड इफेक्ट्स क्या है, व्हेन अ फंक्शन चेंजेस अ टू वे पैरामीटर और अ नॉन लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ये फंक्शनल साइड इफेक्ट्स हैं आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के। मुझे बताओ कि साइड इफेक्ट कब होगा, साइड इफेक्ट तभी होगा ना जब आपका जो फंक्शन है वो चेंज कर दे रहा है, लाइक पैरामीटर्स को या फिर कोई अभी नॉन लोकल वेरिएबल्स को चेंज कर दे रहा है इवैल्यूएट करते टाइम एक्सप्रेशन को, तब आपका साइड इफेक्ट होता है। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हमें दिखता है एंड डिबगिंग डिफिकल्ट हो जाती है इस केस के अंदर, है ना। तो हम एग्जांपल अगर लें, अगर आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, देन आप क्या करो, b इज इक्वल टू a प्लस फंक्शन ऑफ a कर रहे हो, यानी कि अगर फंक्शन a मॉडिफाई हो जाता है तो ये क्या कर रहा है, फंक्शन ए मॉडिफाई कर देगा ना ए की वैल्यू को, इट कैन चेंज द आउटकम ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन। सो दिस मेक्स रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल। कभी कभी हमारे पास जो है, हमारे पास आंसर अज्यूम करने वाला नहीं आता है, ठीक है। सो इट कैन बी चेंजिंग एनी टाइम, सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स। अगर इनको अवॉइड करना है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे यूज करते हैं फंक्शंस को दैट चेंज वेरिएबल्स और रिलाई ऑन चेंजिंग पैरामीटर्स। एक्सप्रेशंस के अंदर हम वेरिएबल्स या पैरामीटर्स को चेंज करें, डायरेक्टली वैल्यू को चेंज नहीं करें। इंस्टेड सेपरेट असाइनमेंट हम करते हैं या फंक्शन कॉल्स को यूज करते हैं टू इंश्योर क्लैरिटी एंड ऑल, क्लियर। तो ये होता है इसके लिए। देन फंक्शनल साइड इफेक्ट्स यही हैं, ठीक है। टू फंक्शनल साइड इफेक्ट्स का मतलब ये कब होते हैं, जब आपका फंक्शन चेंज करता है समथिंग आउटसाइड टू इट्स स्कोप, है ना। यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू से हम डील कर रहे थे, यहाँ पे कुछ और ही चेंज हो जा रहा है। सो यहाँ पे टू पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, राइट द लैंग्वेज डेफिनेशन टू डिसअलाउ द फंक्शनल साइड इफेक्ट्स, यानी कि आप क्या कर दो, लाइक ऐसे लिखो कि फंक्शंस डू नॉट हैव एनी टू वे पैरामीटर, पैरामीटर्स जिनके अंदर क्या है, इनपुट्स भी हैं और आउटपुट्स भी हैं। टू वे मतलब कि बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। नो टू वे पैरामीटर्स इन फंक्शंस, तो ऐसे पैरामीटर्स को अवॉइड करना। एडवांटेज यही है कि वो वर्क करता है, डिसएडवांटेज ये है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वन वे पैरामीटर, लाइक आपके पास वन वे पैरामीटर से थोड़ी बहुत चीजें हमारी, लाइक ऑर्डर जो है हमारा फिक्स्ड ऑर्डर वो चेंज हो सकता है। हमें जो है कोड ज्यादा बड़ा हो जाता है अगर हम वन वे पैरामीटर्स को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ टू वे। तो ये सारी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। ओवरलोडेड ऑपरेटर्स तो हमें पता है, ओवरलोडेड के अंदर हमें पता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है हमारे पास। तो प्लस फॉर इंटीजर एंड फ्लोट यहाँ पे यूज फॉर मोर देन वन पर्पस ऑपरेटर, हमें पता है अगर सेम ऑपरेटर से हमें कुछ और लाइक उससे और मल्टीपल ऑपरेशंस करवाने हैं, सेम ऑपरेटर दैट कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, तो उस केस में हम ओवरलोडेड ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये मुझे, आई एम थिंकिंग कि ये चीजें सिंपल है, आप ये सब लिख सकते हो, है ना। इसके अंदर क्या पोटेंशियल एरर्स वगैरह हैं,
टाइप कन्वर्जन आपको पता है, नैरोइंग कन्वर्जन एंड वाइडनिंग कन्वर्जन, ये दो कन्वर्जन होते हैं। नैरोइंग कन्वर्ट टाइप कन्वर्जन तो पता ही है ना, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। चीजें सब हमने पढ़ी हुई है लास्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो नैरोइंग कन्वर्जन क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक वैल्यू को टू अ टाइप दैट कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज ऑफ ओरिजिनल टाइप, ठीक है। लाइक अगर आप कन्वर्ट करो टू फ्लोट, यहाँ पे लिखा है ना फ्लोट टू इंट, यहाँ पे फ्लोट टू इंट लिखा हुआ है, ये फ्लोट टू इंटीजर कर रहे हो एंड ये हमें डेसिमल पार्ट ही दे रहा है ना। सो दैट इज द थिंग कि यहाँ पर अगर हम ऐसे कर रहे हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल लें, हमें 3.51514, ठीक है, 3.14 हमने फ्लोटिंग वैल्यू दी है, अगर हम इंटीजर कर देते हैं सिर्फ 3 मिल जाएगा, यानी लॉस हो गया हमारा, डेटा लॉस हो गया ना 14 का। सो दिस इज द नैरोइंग कन्वर्जन। वाइडनिंग कन्वर्जन यानी कि इंटीजर से फ्लोट की तरफ आप जा रहे हो, है ना। आपके पास 5 है, आप क्या कर रहे हो, 5.0 कर रहे हो। तो इस केस में टाइप कन्वर्जन क्या है, सेफ है एंड इसके अंदर डेटा लॉस वगैरह कुछ होता नहीं है वाइडनिंग के अंदर, है ना। यू हैव मिक्स्ड मोड। मिक्स्ड मोड टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखो ऑपरेंड्स ऑफ ऑपरेंड जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कोएर्जन, कोएर्जन का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, ये इम्प्लिसिट टाइप का कन्वर्जन होता है एंड ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कोएर्जन क्या है, जो डिक्रीज इन द टाइप एरर डिटेक्शन एबिलिटी of the compiler. Most languages, all numeric types are coerced in expressions using widening conversions only. ADA के अंदर कोई नो coercion नहीं होता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट के अंदर हम यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्लिसिट मिक्स्ड मोड के अंदर इम्प्लिसिट टाइप, ठीक है। इम्प्लिसिट में हम क्या करते हैं ना, इम्प्लिसिट के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाता है कंपाइलर्स के थ्रू। एक्सप्लिसिट में हमें दिखाना पड़ता है। ये वाले तो मैंने आपको C++ में एग्जांपल्स भी करवाए हुए हैं, है ना, FDS में या OOP में, आई थिंक सो। तो यहाँ पे देखो ये C और ये एडा, मतलब C++ में हम इंटीजर ऐसे करके दिखा सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली हम कर रहे हैं कि हाँ हमें इंटीजर में चाहिए, हमें फ्लोट में चाहिए, यानी एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। Type conversions, errors in expressions. So this causes inherent limitations of arithmetic division by zero. Obviously division by zero error आ सकता है, यहाँ पे कंप्यूटर arithmetic overflow हो सकता है ना। So ये सारे क्या है, आपके टाइप कन्वर्जन के एरर्स हैं। एक्सपेक्टेड एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें, डिवीजन बाय जीरो एरर और अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर। क्लियर ऑकर्स, ये कब होता है बताओ, this occurs when a calculation exceeds the data type limit. Clear? रिलेशन एंड बुलियन एक्सप्रेशंस, रिलेशन एक्सप्रेशंस आपके ये वाले होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस आपके यही होते हैं, एंड और नॉट, है ना, ये सारे आपके बुलियन एक्सप्रेशंस। तो सिंपल आप एक लैंग्वेज पढ़ो यार, उसके ऊपर लिख दो ये सारे। इन सब के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना सब डिस्टिंग्विशिंग करना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस सी शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। तो शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन कुछ नहीं है, इट इज अ वे ऑफ इवैल्यूएटिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो अगर लॉजिकल एक्सप्रेशंस को हमें इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए वी यूज दिस शॉर्टकट इवैल्यूएशन, जहाँ पे जो रिजल्ट है वो डिटरमाइन होता है विदाउट चेकिंग ऑल कंडीशंस। लाइक एग्जांपल यहाँ पे देखो 13 इंटू ए इंटू बी बाय 13 माइनस ए। यहाँ पे अगर ए जीरो हो जाता है तो हमें एंटायर एक्सप्रेशन को चेक करने की जरूरत है क्या, अगर ए ही जीरो हो गया तो हमें पूरे के पूरे इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, अगर एक भी वैल्यू यहाँ पे ए और बी में से जीरो हो जाती है तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, राइट। तो दिस इज योर शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड बहुत सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन भी है, चाहो तो ऐसे लिख के दिखा दो, अदरवाइज सिंपल एग्जांपल से आपको दिखाना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के अंदर आपके पास क्या आता है, लाइक असाइनमेंट क्या है, एक प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। सिंटैक्स आपको अच्छे से पता है, यही जनरल सिंटैक्स है, क्या, टारगेट वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती है, बट असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, सारी लैंग्वेजेस के अंदर यूज होता है। ये जो इक्वल टू है ये इन सारी लैंग्वेजेस में यूज होता है ऐसा। एंड दिस कैन बी बैड व्हेन इट इज ओवरलोडेड फॉर द रिलेशनल ऑपरेटर फॉर इक्वालिटी, दैट्स व्हाई द सी बेस्ड लैंग्वेजेस यूज दिस। असाइन मतलब ये जो है ये हम यूज करते हैं फॉर रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, डबल इक्वल टू साइन, है ना। अगर सिंगल, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सिंगल इक्वल टू अगर हम देखें तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है ये सारी लैंग्वेजेस में, सॉरी फॉर्ट्रन, बेसिक एंड सी बेस्ड के अंदर। कोलन एंड इक्वल टू यूज होता है अल्गोस, पास्कल, एडा के अंदर। तो असाइनमेंट तो हर लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स वाई अलग अलग वेज है असाइनमेंट करने के।
असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, कंडीशनल टारगेट्स, तो कंडीशनल टारगेट्स ये पर्ल के अंदर का एग्जांपल है। तो जो कंडीशनल असाइनमेंट स्टेटमेंट है, दे आर यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू वन ऑफ टू वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, इसका अगर ये स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो ये डॉलर साइन है, डॉलर फ्लैग अगर ट्रू हो जाता है तो हम क्या कर देंगे, डॉलर टोटल के अंदर असाइन कर देंगे जीरो को। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर ये जीरो नहीं हुआ तो हम सब टोटल के अंदर जीरो को असाइन कर देंगे। ठीक है, अब यही चीज आप सेम टू सेम ये ऐसे भी लिख सकते हो कि डॉलर फ्लैग है एंड इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर डॉलर फ्लैग जीरो हो जाता है तभी हम टोटल के अंदर जाएंगे एंड नहीं तो हम सब टोटल के अंदर जीरो कर देंगे। ठीक है, यही सेम चीजें आप सी प्लस प्लस पाइथन में भी दिखा सकते हो गाइस, जरूरत नहीं है इन सारी लैंग्वेज को लेने की, बट स्टिल। ठीक है, देखो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के अंदर कंपाउंड ऑपरेटर्स है, तो ये शॉर्ट हैंड मेथड है ऑफ स्पेसिफाइंग अ कॉमनली नीडेड फॉर्म ऑफ द असाइनमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन अल्कोहल अडॉप्टेड बाय सी। एग्जांपल क्या है यार, सिंपल सिंपल कंपाउंड ऑपरेटर्स का एग्जांपल ये है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू बी। सिंपल ना। अब इतनी सारी छोटी छोटी चीजें तो आप बहुत अच्छे से दिखा सकते हो। वैसे यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है, प्लस प्लस होता है, इंक्रीमेंटेशन वाला है ना, तो ये हम यूज कर सकते हैं सिंपल प्लस प्लस काउंट वाला। अगर हमें पहले माइनस करना है एंड देन काउंट इंक्रीमेंटेड देन निगेटेड, तो इंक्रीमेंट करने के बाद हम उसके अंदर निगेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये यूनरी ऑपरेटर्स के थ्रू होता है। असाइनमेंट एज एन एक्सप्रेशन, तो सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर जो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है, दे प्रोड्यूस अ रिजल्ट एंड देन कैन बी यूज्ड एज एन ऑपरेंड। तो देखो ये सब एज एन एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं असाइनमेंट को, यानी कि अगर कैरेक्टर है, यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन को यूज किया है, तो कैरेक्टर अगर गेट कैरेक्टर के इक्वल है, लाइक अगर ईओएफ के इक्वल है, तो हम इसको ये कोई भी आप इसके अंदर एक्सप्रेशन लिख के सिंपल असाइनमेंट आपका इक्वल टू साइन का आप लेके ना उसके अंदर दिखा सकते हो, बहुत सिंपल है। बट ट्राई टू मेक एक्सप्रेशंस योर ओन, ये सारे याद नहीं होंगे इसलिए आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, एंड आई थिंक कि हम और ज्यादा इजी वाले भी बना सकते हैं ना। लिस्ट असाइनमेंट्स, ऑब्वियसली लिस्ट में भी असाइन कर सकते हैं, तो पर्ल एंड रूबी सपोर्ट दिस लिस्ट असाइनमेंट्स, तो ऐसे करके हम इन तीनों को एक ही बार में चीजें असाइन कर सकते हैं। मिक्स्ड मोड असाइनमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स कैन ऑल्सो बी मिक्स्ड मोड, फॉर एग्जाम्पल ए बी फ्लोट सी, तो सी इज इक्वल टू ए बाई बी, यानी कि ए इंटीजर के अंदर हमने ए बी बनाया एंड सी जो है वो फ्लोट बनाया। ठीक है, मतलब हम दोनों भी वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं एंड फ्लोट वाले जो वेरिएबल है उसके अंदर ए बाई बी वाली वैल्यू हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो सी सी प्लस प्लस एनी न्यूमेरिक टाइप वैल्यू जो है हम असाइन कर सकते हैं, और जावा में ओनली वाइडनिंग असाइनमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर जो है कोएर्शन हो जाता है एंड एडा के अंदर कोएर्शन नहीं होता है, ये तो हमने देख लिया है। स्टेटमेंट लेवल कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट एंड अनकंडीशनल ब्रांचिंग, तो ये सारे देख लेते हैं, जैसे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट एंड ऑल। तो कंट्रोल स्टेटमेंट है हमारे पास, कंट्रोल स्टेटमेंट का इवोल्यूशन है। ठीक है, इवोल्यूशन तो अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फॉल्ट्रन हो गया, तो फॉल्ट्रन 1 के अंदर हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स थे जो कि डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर के अंदर ही थे। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर ही टाइप थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टली ये हार्डवेयर के अंदर प्रेजेंट थे। मच रिसर्च एंड आर्ग्यूमेंट्स इन द 1960s वेयर अबाउट दिस इशू, so one important result, it was proven that all algorithms represented by flowcharts can be coded with only two-way selection and pre-test logical loops। ठीक है, इसका मतलब मतलब रिसर्च के बाद एक चीज समझ में आई कि कोई भी एल्गोरिदम हो, ठीक है, कोई भी एल्गोरिदम हो वो हम लिख सकते हैं जस्ट टू वे सिलेक्शन का यूज करके, यानी इफ एल्स। ठीक है, या फिर वाइल लूप्स या फॉर लूप्स, कोई भी लूप्स हो जाए, इफ एल्स और लूप्स को यूज करके हम कोई भी एल्गोरिदम का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रिसर्च में बताया था। कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड कोड इट मैनेजेस, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या आ सकता है, शुड अ कंट्रोल स्ट्रक्चर हैव मल्टीपल एंट्रीज, है ना। लाइक अगर मॉडर्न लैंग्वेजेस की बात करें तो वी अवॉइड मेंटेन अ क्लैरिटी हियर, सो वी मस्ट प्रिवेंट द एरर्स, दैट्स व्हाई दिस डिजाइन इशू वी कैन पुट ऑन द क्वेश्चन। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, दे अलाउ प्रोग्राम टू चूज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कि दो चीजें होती हैं, देखो टू वे सिलेक्टर एंड मल्टीपल वे सिलेक्टर। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द मींस ऑफ चूजिंग बिटवीन टू और मोर पार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो दो चीजें, टू वे सिलेक्शन यानी कि आप चूज कर सकते हो दो अल्टरनेटिव्स के बीच में, इफ या एल्स, है ना। मल्टीपल वे सिलेक्टर्स में आपका स्विच केस एग्जांपल आ जाता है। ठीक है, टू वे सिलेक्टर के एग्जांपल में आप इफ देन इफ एल्स का ही एग्जांपल लिखोगे, सिंपल लिख सकते हो। एग्जांपल्स में आप कोई भी कंडीशन चूज करके उसको लिख सकते हो, एंड आई विल सजेस्ट पाइथन या सी प्लस प्लस में ही लिखो। ठीक है, नेस्टिंग सिलेक्टर्स के अंदर आप ये अलग अलग इफ के अंदर आप डाल के इफ
है ना। अगर सम 0 है तो इफ के अंदर और एक कंडीशन चेक करो एंड देन रिजल्ट को 0 करो, तो ये नेस्टिंग सिलेक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल वे सिलेक्शंस के अंदर आप सिंपल जो आपका ये है ना स्विच केस, ये देखो मॉडर्न स्विच केस, बस इसको शो कर सकते हो। स्विच केस का एग्जांपल लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते हो एक बार गूगल कर लो, स्विच केस का एक एक्सप्रेशन देख लो सिंपल, वो आपका मल्टीपल सिलेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इफ का यूज करके भी मल्टी वे सिलेक्शन हम कर सकते हैं, इफ देन एल्स इफ, तो एल्स इफ का यूज अगर करना है तो भी हम मल्टीपल वे सिलेक्शन कर सकते हैं। देन वी हैव आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा, द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट, है ना। तो इसमें क्या आ जाते हैं, आपके लूप्स आ जाते हैं ऑब्वियसली। तो इसमें लूप्स आप बता सकते हो, आइटरेशन और रिकर्जन, जनरल डिजाइन इश्यूज। हाँ, ये क्वेश्चन इस समझ में आ जाएगा हमें डिजाइन इश्यूज में, क्या आइटरेशन हमारा कंट्रोल्ड है, नहीं तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। वेयर द कंट्रोल मैकेनिज्म इन द लूप, वेयर इज द कंट्रोल मैकेनिज्म, कहाँ पे आपने दिखाया है कि हाँ ये आइटरेशन इतना ही होना चाहिए, लाइक सो ये सारी चीजें आप इसके अंदर दिखा सकते हो। देन काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स। तो काउंटर कंट्रोल लूप्स के अंदर तीन चीजें आती हैं, इनिशियल, टर्मिनल, स्टेप साइज। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू मतलब कि कहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनल यानी कि कहाँ पे लूप स्टॉप कर रहा है, स्टेप साइज यानी कि आपको पता है कि वेरिएबल कितने से इंक्रीज होना चाहिए या कितने से डिक्रीज होना चाहिए हर आइटरेशन के अंदर, है ना। तो ये दिखा सकते हो, ये कुछ डिजाइन इश्यूज हैं, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये काउंटर कंट्रोल लूप्स के बारे में बात हुई है। ओके चलो, ये फॉरट्रन वाले आई एम स्किपिंग। आइटरेटिव के लिए लूप का ही एग्जांपल दे देना, सी प्लस प्लस का या फिर पाइथन का, जो भी आपको पता हो। लॉजिकली कंट्रोल्ड लूप्स, यहाँ पे देखो लॉजिकली कंट्रोल्ड लूप्स के अंदर आप क्या दिखाओगे, जो रिपीटेशन है अगेन कंट्रोल्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द बुलियन एक्सप्रेशन रादर देन अ काउंटर। ठीक है, तो बुलियन कंडीशन होती है, लाइक अगर आप वाइल के अंदर दिखाओ तो वाइल जब तक ट्रू रहेगा तब तक हमारा लूप चलना चाहिए, ये वाली कंडीशन है, राइट। वैसे ही डू वाइल लूप में भी हम कंडीशन देते हैं जिसमें एग्जीक्यूशन फर्स्ट होता है एंड देन हम कंडीशन को चेक करते हैं। तो ये लॉजिकली कंट्रोल्ड है जिसमें हम ट्रू फॉल्स यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे अब ये जो है वाइल ट्रू वाला, इसमें पहले ही चेक हो जाती है कंडीशन। डू वाइल लूप, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है, डू वाइल लूप में पहले एग्जीक्यूशन हो जाता है, बाद में कंडीशन चेक होती है, इसलिए ये क्या है, ये प्री टेस्ट है और ये क्या है, पोस्ट टेस्ट है। इसलिए हमारे डिजाइन इश्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्री टेस्ट है या पोस्ट टेस्ट है ना। शुड द लॉजिकली कंट्रोल लूप बी अ स्पेशल केस ऑफ द काउंटिंग लूप स्टेटमेंट, है ना। एग्जैक्टली, एग्जाम्पल्स आप खुद से दिखा सकते हो लूप्स के, है ना, सिंपल एग्जाम्पल्स है। दिस इज द आइटरेटिव स्टेटमेंट, फॉरट्रन वाला एग्जाम्पल। यूजर लोकेटेड लूप कंट्रोल मैकेनिज्म, अभी हमने कौन सा देखा, लॉजिकली कंट्रोल लूप देखा। यूजर लोकेटेड लूप कंट्रोल मैकेनिज्म भी होता है। देखो कभी कभी प्रोग्रामर्स डिसाइड करते हैं वेयर अ लूप शुड स्टॉप इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द स्टार्ट और एंड, क्लियर। तो उसको कहाँ पे स्टॉप होना है ये पहले से ही प्री डिफाइंड होता है, तो एक ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, राइट। सो बस वही ब्रेक स्टेटमेंट आता है आपके यूजर लोकेटेड लूप के अंदर, यानी लूप तो चल रहा है लेकिन कहीं पर भी ये कंडीशन आ जाती है तो ब्रेक कर जाओ, है ना। तो ये आपका ब्रेक के अंदर आ जाता है, यूजर लोकेटेड लूप के अंदर। ब्रेक और कंटिन्यू, देखो यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू ये दोनों चीजें भी यहाँ पे आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, बस उनका एग्जाम्पल आपसे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, देन आपके पास है आइटरेशन वाले। आइटरेशन बेस्ड ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा स्ट्रक्चर कंट्रोल्स लूप्स इंस्ट्रक्शन। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करते हैं कि कितने टाइम हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। लेकिन हम एक आइटरेटर फंक्शन भी यूज करते हैं ना, आई करके यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पी का एग्जांपल दिया है, तो पी रूट से स्टार्ट होगा जब तक नल नहीं हो जाता है, जब तक उसको ट्रैवर्स करना है। तो ये क्या है ना, ये आपका आइटरेशन बेस्ड लूप है। ठीक है, आइटरेशन बेस्ड, सिंपल फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई इज इक्वल टू 10 तक जाओ एंड आई प्लस प्लस कर दो, ये वाला आपका एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट सूटेड है। ठीक है, अनकंडीशनल ब्रांचिंग। अनकंडीशनल ब्रांचिंग के अंदर क्या होता है, सो इट ट्रांसफर्स एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू अ स्पेसिफाइड प्लेस इन द प्रोग्राम। ओके, ये क्या कर देता है, लाइक आपका एग्जीक्यूशन, आपका गो टू स्टेटमेंट, यस इसके अंदर ये गो टू स्टेटमेंट है ना, एग्जिट स्टेटमेंट, लूप एग्जिट स्टेटमेंट्स इसके अंदर आते हैं। लाइक डायरेक्टली आपको क्या करना है, आप लूप में चल रहे हो लेकिन आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कहीं और पे लेके जाना है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करके हम गो टू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं एंड कहीं पर भी एग्जीक्यूशन को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, सो दैट इज अनकंडीशनल ब्रांचिंग। फिर सब प्रॉब्लम्स है, सब प्रोग्राम्स के अंदर वी हैव टू सी फंडामेंटल्स, डिजाइन इश्यूज, लोकल रेफरेंसिंग एनवायरनमेंट्स एंड पैरामीटर पासिंग।
तो ओके, सब प्रोग्राम्स की बात करें, फंडामेंटल्स ऑफ सब प्रोग्राम्स, तो बहुत सिंपल है। ये देखो, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है सब प्रोग्राम का, इट हैज अ सिंगल एंट्री पॉइंट। ठीक है, इसके उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो सब प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम कुछ भी नहीं, सब प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम का एक पार्ट, ठीक है, और स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, उसको हम सब प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कोड को अच्छे से, छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे एंड उस सब प्रोग्राम पे अच्छे से टाइम देके उसके अंदर लॉजिक बिल्डअप करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास जो सब प्रोग्राम्स है वो परफेक्टली बिल्ड होंगे। क्लियर। एंड इनके सिंगल एंट्री पॉइंट होती है, जो कॉलिंग प्रोग्राम है इट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल्ड सब प्रोग्राम। ठीक है, तो सिंपल सब प्रोग्राम तो आप समझ गए अब क्या है ना। बेसिक डेफिनेशंस के अंदर देखें तो सब प्रोग्राम क्या है, अगेन वही है, स्मॉलर पार्ट। ठीक है, आप उसको वही लिखना है कि इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। दो चीजें होती हैं इसके अंदर, क्या चीजें होती हैं, प्रोसीजर और फंक्शन। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखें सब प्रोग्राम के अंदर तो दो चीजें होती हैं आपके पास, प्रोसीजर और फंक्शन। उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास पैरामीटर प्रोफाइल है, लाइक पाइथन के अंदर हम देखें फंक्शन डेफिनेशंस आर एग्जीक्यूटेबल, ऑल अदर लैंग्वेजेस इट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल। सब प्रोग्राम कॉल इज एन एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट दैट द सब प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। अब सब प्रोग्राम को हम एज अ फंक्शन कंसीडर कर लें, फंक्शन। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज में जैसे फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूटेबल है, तो अगर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं सब प्रोग्राम, एज इन द केस आप फंक्शन भी समझ सकते हो ना। अब मैंने क्या बोला, आप प्रोग्राम को सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर रहे हो, तो अगर मुझे एक पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है तो आपने उसको सब प्रोग्राम्स में कैसे डिफाइन किया, आपने फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस बना दिए, एडिशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग। इसका मतलब आपने अलग अलग सब प्रोग्राम्स बना दिए, दैट मीन्स द फंक्शंस। तो फंक्शन कॉल हम कैसे कर रहे होते हैं, एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं सब प्रोग्राम को कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। सब प्रोग्राम हेडर होता है, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन, जिसके अंदर आपका नेम है, काइंड ऑफ अ सब प्रोग्राम एंड द फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, देन यहाँ पे पैरामीटर प्रोफाइल है, पैरामीटर प्रोफाइल की मैं बात कर रही थी, विच इज अ सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर है लाइक जो कि डिफाइन करता है नंबर को, ऑर्डर को, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स को सब प्रोग्राम के। देन प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल क्या है, सब प्रोग्राम्स पैरामीटर प्रोफाइल एंड इट इज अ फंक्शन एंड इट्स रिटर्न टाइप। तो प्रोटोकॉल क्या है, फंक्शन का प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके अंदर उसकी प्रोफाइल होती है एंड स्पेसिफाई करता है कि इसका रिटर्न टाइप क्या है। अब जो दो कैटेगरीज में बोल रही थी वो ये है, प्रोसीजर और फंक्शन। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो परफॉर्म करते हैं एक्शन, लेकिन कोई रिटर्न नहीं करते, कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, बस परफॉर्म करते हैं उस एक्शन को। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन सिमिलर टू प्रोसीजर ही होता है लेकिन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज ऑफ सब प्रोग्राम आप अच्छे से याद रख सकते हो, ये कुछ डिजाइन इश्यूज हैं। देन लोकल रेफरेंसिंग एनवायरनमेंट, तो लोकल रेफरेंसिंग एनवायरनमेंट में वेरिएबल्स इनसाइड द सब प्रोग्राम्स कैन आइदर बी स्टैक डायनामिक या फिर स्टैटिक। अगेन ठीक है, तो स्टैक डायनामिक होंगे तो एडवांटेज ये है कि रिकर्जन सपोर्ट करेंगे, है ना। देन आपके पास स्टोरेज होगी फॉर लोकल इज शेयर्ड अमंग सम सब प्रोग्राम्स, यानी कि फंक्शंस में भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लाइक सपोर्ट रिकर्जन, मेमोरी एफिशिएंटली यूज करता है स्टैक। अब वेरिएबल्स जो होते हैं ना आपके सब प्रोग्राम्स के अंदर, वो वेरिएबल्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे उन वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ जो कि हम फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर हम लोकल वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें रिकर्जन के लिए यूजफुल है, मेमोरी एफिशिएंट हो सकता है, अलग अलग हम फंक्शंस के अंदर उनको यूज कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज के अंदर हम बोल सकते हैं कि उनको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की जरूरत है, वाई बिकॉज लोकल वेरिएबल्स है ना, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की जरूरत है, हम उनको बार बार क्या नहीं कर सकते, हम लाइक उनको रिटेन नहीं कर सकते, बार बार उनकी पास्ट वैल्यूज को नहीं निकाल सकते यूजिंग द फंक्शन कॉल्स। ठीक है, ये होता है अगर हमारे स्टैक डायनेमिक है लोकल वेरिएबल्स। तो अगर हमारे लोकल वेरिएबल स्टैटिक हैं तो क्या कह सकते हैं हम इस केस में, अपोजिट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, जो स्टैक डायनेमिक में थी वो यहाँ पे नहीं होंगी, एंड लाइक दोनों का अगेन चेंजेस हो जाएंगी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, देन यू हैव पैरामीटर पासिंग मेथड पढ़ा हुआ है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉपी, रिस्टोर, कॉल बाय नेम। ठीक है, तो ये क्या है, पैरामीटर पासिंग मेथड्स हैं। कॉल बाय वैल्यू में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं एक्चुअल वैल्यू को और उसको पास कर देते हैं फंक्शन में। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस को लाइक उसके मेमोरी एड्रेस को पास करते हैं, है ना, फंक्शन के अंदर, डायरेक्टली उसको नहीं देते, डायरेक्टली वैल्यू को पास नहीं करते। देन कॉपी रिस्टोर, यानी कि ये कॉल बाय वैल्यू का रिजल्ट होता है। कॉपी रिस्टोर मतलब कि सिमिलर टू योर कॉल बाय वैल्यू ओनली, एंड
आफ्टर एग्जीक्यूशन जो फाइनल वैल्यू हमें मिलती है, दैट इज द थिंग कॉपी रिस्टोर। ओके, और कॉल बाय नेम के अंदर क्या होता है, पैरामीटर जो है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय एक्चुअल एक्सप्रेशन एट रन टाइम ओनली। ठीक है, तो ये लाइक जैसे ऊपर हम डिफाइन वाला लिखते हैं ना, जब कभी कभी हम लिखते हैं डिफाइन, है ना, तो वो डिफाइन वाला इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सो आई होप समझ में आ रहा होगा। पैरामीटर्स, पासिंग मेथड्स, ये सब लैंग्वेजेस में हम यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये याद रखो। प्रोसीजर और फंक्शन के बीच में डिफरेंस, एंड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के बीच में डिफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स एंड एनकैप्सुलेशन पढ़ते हैं, एंड हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ आ चुके हैं यूनिट के। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है ओओपी के अंदर, है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग हमें पता है। इसके अंदर क्या होता है, हम लाइक देखो, इट इज अ व्यू और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटिटी दैट इंक्लूड्स ओनली द मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स, है ना। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, सिंप्लीफाइड मॉडल तैयार करते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी का बाय फोकसिंग ओनली ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग है, एंड ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है इसको सपोर्ट करती हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस को। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शंस को ही तो यूज करते हैं, है ना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। तो हर ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये वही है, एंड नियरली ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिजाइंड सिंस 1980 के बाद जितनी भी लैंग्वेजेस डिजाइन हुई है सब आपका एब्स्ट्रैक्शन यूज करती हैं। मतलब सिंपल याद रखो कि फंक्शंस यूज हो रहे हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे है आपके पास ये स्लाइड बता रही है दैट इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एंड इट इज द प्रैक्टिस ऑफ डिफाइनिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटा टाइप आर डिफाइंड इन अ सिंगल सिंटैक्टिक यूनिट। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन और एंड ऑपरेशंस ऑन डेटा उनको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल याद रखो क्लास। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज हिडन, ये भी हमने बोला है। ठीक है, डेटा जो है ना, लाइक इधर लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटा टाइप इज हिडन, है ना। तो कुछ अदर पार्ट्स एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आपको पता होगा, हमने जो है पढ़ा हुआ है ओओपी के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से। ठीक है, तो सिंपल याद रखो, जो यूजर्स है वो इंटरैक्ट करता है विद द डेटा ओनली। मतलब कि सिंपल आपका जो है वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट से ही कस्टमर डील करेगा, उसके कोड से डील नहीं करेगा। तो जो हिडन पार्ट है वो हिडन ही रहता है। ठीक है, सो दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ योर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एडवांटेज यही है कि बेटर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है, improved modifiability यानी कि everything associated with the data structure is together। अब अपने मन से लिख सकते हो एडवांटेजेस को, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के तो बहुत एडवांटेजेस हैं। डिजाइन इश्यूज हैं, तो ये सारे डिजाइन इश्यूज आप देख लो। देन पैरामीटराइज्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के अंदर देखो, पैरामीटराइज्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप PADT, पैरामीटराइज्ड एडीटी। ठीक है, तो पैरामीटराइज्ड एडीटी क्या है, ये अलाउ करते हैं डिजाइनिंग एन एडीटी दैट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिक अगर हम पैरामीटराइज्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को देखें तो हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ डेटा टाइप्स को दैट कैन हैंडल लाइक मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, है ना। एंड इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड को ज्यादा जेनेरिक और यूजेबल बना रहे हैं। क्लियर, तो ये पैरामीटराइज्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप करता है। वैसे ही आपके पास एनकैप्सुलेशन कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे, एक सेकेंड, एनकैप्सुलेशन कंस्ट्रक्ट नहीं है क्या, या नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला पैरामीटराइज्ड एडीटी के बारे में आई टोल्ड यू। देन वी हैव लाइक they are used in C++ and ADA and they provide the support of this। ठीक है, सिर्फ जावा के अंदर हमें पैरामीटराइज्ड एडीटी नहीं मिलता है। C# does not currently support the parameterized classes। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख सकते हो। ठीक है, देन यू हैव पैरामीटराइज्ड एडीटी इन एडीए। ठीक है, एडीए को हटाओ, पैरामीटराइज्ड एडीटी इन C++ अगर हम देखें तो C++ में हम क्या बता रहे हैं, ये हम टेम्पलेट्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब आइडिया क्लियर हो गया होगा पैरामीटराइज्ड एडीटी का, कि हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स का यूज करते हैं। एंड जो हम मोर जेनेरिक बनाना चाह रहे हैं, पता है आपको टेम्पलेट्स हमने ओपी में लास्ट सेमेस्टर पढ़े हुए हैं। टेम्पलेट्स में हम कोई कहीं पर भी डेटा टाइप नहीं बताते, इंटीजर या फ्लोट कहीं पे भी नहीं बताते, ये जनरल टाइप होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है। एंड बाय राइटिंग दिस हम इसको जेनेरिक बना सकते हैं अपने फंक्शन को। क्लियर, तो एक एग्जाम्पल आप कोई भी दिखा सकते हो टेम्पलेट वाला। देन यू हैव एनकैप्सुलेशन कंस्ट्रक्ट्स, या इसके बारे में बात कर रही थी। ठीक है,
तो एनकैप्सुलेशन हमें पता है एनकैप्सुलेशन क्या होता है। आप डेटा और मेथड्स को एनकैप्सुलेट करते हो ना एक ही पर्टिकुलर क्लास के अंदर या फंक्शन के अंदर, तो एनकैप्सुलेशन ये होता है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है बेसिकली, एंड इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप द कंपोनेंट्स। एक सिंगल यूनिट के अंदर ग्रुप करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, वही चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, एनकैप्सुलेशन को अपने हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सी प्लस प्लस में ऑब्वियसली एडिशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन होता है आपका, विच कैन हैव एक्सेस टू द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। सी में क्या बताया था, ठीक है, प्रॉब्लम है इंटरफेस इज प्लेस्ड इन अ हेडर फाइल। ठीक है, इट इज नथिंग लाइक दैट। एडा के पैकेजेस है। नेमिंग एनकैप्सुलेशन के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, देखो जावा पैकेजेस। ठीक है, जावा पैकेजेस के अंदर हम नेमिंग एनकैप्सुलेशन बता सकते हैं, लाइक जावा पैकेजेस दिस आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस टुगेदर, है ना। एंड हमें समझ में आता है कि कहाँ पे वी हैव टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल एंड ऑल। तो ये पैकेजेस हमें बता रहे होते हैं, है ना, नेम स्पेस एंड ऑल जो कि हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो ये आपके नेमिंग एनकैप्सुलेशन में आते हैं। पैकेज क्या है, इसके अंदर मल्टीपल क्लास के डेफिनेशंस होते हैं। क्लासेस विद इन अ पैकेज कैन बी पार्शियल फ्रेंड्स, है ना, मीनिंग दे कैन एक्सेस ईच अदर्स मेंबर्स आल्सो। क्लियर। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पार्शियल फ्रेंड्स का मतलब मैंने आपको बताया। देन क्लाइंट्स हो गए, लाइक यहाँ पे लिखा है क्लाइंट्स ऑफ अ पैकेज कैन यूज फुल्ली क्वालिफाइड नेम और यूज द इम्पोर्ट डिक्लेरेशन, यानी कि जो आपके क्लाइंट्स मतलब कि कुछ नहीं, अदर क्लासेस, ठीक है, दे कैन फुल्ली क्वालिफाई यूज योर नेम्स। लाइक आपका अगर जैसे कि जावा में होता है जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, इसको हम डायरेक्टली नाम से यूज कर सकते हैं। इम्पोर्ट यूज कर सकते हैं, इम्पोर्ट स्टेटमेंट तो हम यूज करते हैं ना पाइथन में, सी प्लस प्लस में, तो डायरेक्टली इम्पोर्ट से हम पूरा का पूरा पैकेज क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैसे ही है। और एडा में क्या करते हैं ना, एडा में हम सिर्फ विद का यूज करते हैं। ठीक है, विद क्लॉज का यूज करते हैं क्यों, किसी कोई भी पैकेज को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो, यू हैव द नेम स्पेस एग्जाम्पल। सो नेम स्पेस एग्जाम्पल के अंदर आप एनकैप्सुलेशन, नेमिंग एनकैप्सुलेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा सकते हो। तो इसके अंदर क्या हुआ है, सिंपली आपके नेम स्पेसेस डिफाइन करी है जो कि डिफरेंशिएट करी है वेरिएबल्स को विद द सेम नेम फॉर द डिफरेंट कंटेंट्स। तो यहाँ पे देख लो आपके पास ये ए है, ये क्या है, एरे है। यहाँ पे ए क्या है, आपका वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए दो नेम स्पेसेस को यहाँ पे यूज किया है। एंड दोनों को अगर हम यहाँ पे क्या करें, प्रिंट करवाएं, तो हमारे पास इसका 5 आ जाएगा एंड इसका हेलो आ जाएगा। क्यों हुआ ये, क्यों, दोनों का सेम वेरिएबल था, कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों के नेम स्पेस अलग थे। इसका नेम स्पेस NS1 एंड इसका नेम स्पेस NS2। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये था नेमिंग एनकैप्सुलेशन एंड आवर यूनिट इज एंडेड ओवर हियर। तो आई होप समझ में आई होंगी चीजें थोड़ी बहुत। तो देखो ये पूरा का पूरा यूनिट बहुत थेरेटिकल है एंड चीजें वही हैं जो कि हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो हमारी मतलब हमें पता है, इफ एल्स को एक्सप्लेन करना है, हमें फॉर लूप को एक्सप्लेन करना है, असाइनमेंट्स एक्सप्लेन करने हैं, फिर क्या है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, टाइप कन्वर्जन हो गए, ये पॉइंटर्स वाले टॉपिक हो गए, स्लाइसिंग हो गई, एरेज के बारे में हमने पढ़ा। जस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरी की पूरी ये जो स्लाइड है ना, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो, आपको चीजें पता हो गई ना, एक बार आप क्वेश्चंस देख लो, PYQs। ठीक है, मैं सबको मतलब मास्टर सॉल्यूशंस तो मैं वैसे भी अपलोड कर ही रही हूँ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे कंटेंट बहुत ज्यादा है एंड चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, बेसिक चीजें हैं, जस्ट आपको उनको समझना है। आपको जो लैंग्वेज आती है आप उस लैंग्वेज में आप एग्जाम्पल दे सकते हो टिल यूनिट 2, क्योंकि यूनिट 3 के बाद हमें जावा पढ़ना है। तो यूनिट 2 तक आप जो है PPL के अंदर कोई भी लैंग्वेज का एग्जाम्पल दे सकते हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको जावा का ही देना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बहुत अच्छे से चीजों को देख लिया। आई नो आई वॉज वेरी फास्ट बिकॉज या आई वॉज नॉट वेल टूडे एंड आई वॉज ऑल्सो हैविंग माई फास्ट। सो जल्दी जल्दी चीजों को मैंने करा है एंड आई वॉज थिंकिंग कि हाँ ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है एंड आई वॉज स्किपिंग दिस यूनिट 2, बट स्टिल बहुत लोगों के कॉमेंट्स आई वॉज सीइंग फ्रॉम लास्ट 2 days, इसीलिए मैंने वीडियो बना दी ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाए एंड मुझे भी हो जाए। एंड नोट्स तो ऑलरेडी बहुत दिनों पहले से ही अपलोडेड हैं, तो वो नोट्स आप रेफर कर सकते हो, मास्टर सॉल्यूशंस भी डाल देंगे एंड ये PPT भी मैं डाल दूंगी, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप यूनिट 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। PPL का ट्राई टू जस्ट एक्सपांड योर नॉलेज, है ना, आप जितना ज्यादा उस चीज के अंदर एक्सप्लेन कर पा रहे होगे तो एक्सप्लेन दैट मच। ठीक है, सो यही करना है PPL में, आपको अपना नॉलेज के हिसाब से चीजों को जो एक्सप्लेन करना है। एंड आई नो कि आप कर लोगे PPL इजीली, बेसिक है प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग है, हमने जो लास्ट ईयर PPS में भी किया था, राइट, वही सारी चीजें। सो आई होप कि चलो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिट 1 तो अपलोडेड ही है, यूनिट 1 मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, यूनिट 2 में थोड़े से आई एम डल, आई नो, लेकिन ठीक है, यूनिट 2 भी आपका हो गया है एंड जस्ट गो थ्रू दिस PPTs एंड
बस दैट्स इट, ठीक है। पीपीएल का भी आपका यूनिट 2 हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इनसेम पेपर। जस्ट ये रिवीजन टाइप ले लेना वीडियो को, ठीक है। बाकी सारी चीजें आई विल टेल यू कि क्या आपको करना है क्या नहीं। क्वेश्चन आंसर्स आई विल अपलोड ऑन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, तो वो सारे आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड ये यूनिट भी आपका जो है अच्छे से कवर हो गया है। एंड चलिए नेक्स्ट एंडसेम के अंदर मिलते हैं, देखते हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ या नहीं। अगर आपकी होंगी, अगर आप चाहोगे तो मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको नहीं चाहिए, ऑब्वियसली अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो ऑब्वियसली आप मुझे बता सकते हो। आई विल नॉट टेक दैट मच एफर्ट्स फॉर यू, ठीक है। नोट्स तो अपलोड कर ही रही हूँ, नोट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड चलिए हो गया होगा यूनिट आपका अच्छे से पढ़ के, तो रिवाइज भी हो गया होगा। एंड दैट्स ऑल। तो चलो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।